डन, चालू हो गया, ठीक है। डन, चालू हो गया, ठीक है। ओके, सो hello guys, welcome to study IQ, ठीक है। so let's wait for a minute, let other people join in, we'll start in a minute, ठीक है। yes, so just give me a minute, we'll start in a minute, okay। yes, so good evening to you all, good evening guys, good evening to all, we'll start in a minute guys, ठीक है। yes, okay, so just take a minute, gap of a minute, we'll start, okay, let other people also join in and फिर हम चालू करेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ओके, सो हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी IQ। तो दोस्तों विल स्टार्ट नाउ, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। सो सबसे पहले तो एज यू माइट बी नोइंग कि दिस इज़ अ सीरीज ऑफ द RS शर्मा, तो एक एक करके चालू करेंगे। सबसे पहले तो NCERT का इम्पोर्टेंस क्या है इन द प्रिपरेशन। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा दोस्तों, देन यू माइट बी नोइंग कि मैंने हमेशा NCERT के ऊपर स्ट्रेस किया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट हिस्ट्री, बट आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, या फिर इवन साइंस होगा, एनवायरनमेंट होगा, इवन ज्योग्राफी होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको है दैट क्वेश्चंस कैन बी ट्रेस बैक टू द NCERT। तो रफली आपको प्रीलिम्स में हिस्ट्री, देर आफ्टर पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये जो 6 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, रफली 30 to 40 क्वेश्चन जो है अक्रॉस दिस 6 सब्जेक्ट, वो हमेशा NCERT से ही आते हैं। NCERT ऑल्सो बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑल्सो, ओके। इससे जो आपको डाटा मिलेगा, that data you can easily use for the content enhancement of your mains preparation also, and that's why NCERT is always important। तो ये जो NCERT है, I had promised as a part of the history optional foundation course also, but ultimately I have decided कि सिर्फ history optional के बच्चों के लिए नहीं, तो ये open session ही रखा करेंगे इसका। तो whenever I am going to take this sessions of the NCERT, तो वो हमेशा open ही रहेंगे। तो आपके सारे के सारे जो chapters हैं NCERT के, I'll be covering, I'll be starting today with the RS शर्मा। एक रफ स्ट्रक्चर आपको बता दूं तो डेली बेसिस पे मैं एक ही चैप्टर कवर करूंगा, एंड दैट इज़ व्हाट इवन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर सीरीज का मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट अगर उठाना है, देन आपको भी इस पर्टिकुलर NDA वेयर में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो हर दिन आप भी एक चैप्टर पढ़ के आना, देयर आफ्टर वॉच द लेक्चर। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा लेक्चर में। एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न, तो मैं आपको 2 टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो मेरे PPT का एक्सेस आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। PPT ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे। सो इफ़ यू वांट टू हैव द PPT के साथ आपको पढ़ना है, देन यू कैन डेफिनेटली यूज़ द PPT फ्रॉम हियर। जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड देयर आफ्टर यू कैन जॉइन इन, एंड देयर आफ्टर फिर एक दूसरे तरीके का फॉर्मेट भी है बेसिकली। तो दिस इज़ रफली वी कैन से, ओके। तो ये PDF फॉर्मेट है, तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद दिस PDF फॉर्मेट ऑल्सो। तो हर एक चैप्टर का 1 या 2 पेज में आई विल बी गिविंग यू द समरी। तो जैसा कि आज पहला चैप्टर ही है NCERT का, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो उसका 1 पेज में मैंने आपको समरी निकाल के दिया। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, तो फ़ायदा प्री एज वेल एज मेंस दोनों में होगा, ओके। तो पहले तो प्री के लिए आपको कंटेंट मिलेगा, जो कंसोलिडेटेड कंटेंट आपको लगता है वो मिलेगा, एंड देयर आफ्टर सेकेंड थिंग, आपको जो कीवर्ड लगेंगे विच यू कैन डेफिनेटली यूटिलाइज इन योर मेंस प्रिपरेशन ऑल्सो, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री में रफली एक पकड़ के चलिए कि 15 to 20 मार्क्स वर्थ ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपको एंशिएंट इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर से ही आने वाले हैं, एंड देयर आफ्टर रफली पकड़ के चलिए कि कम से कम 25 to 30 मार्क्स वर्थ ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट इंडिया से मेंस में आने वाले हैं। तो दोनों के लिए आपको फ़ायदा होगा, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू बोथ दिस थिंग्स, दैट इज PPT
एज वेल एज दिस PDF, ओके। और ये आपको कहाँ पे मिलेगी? तो दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट इन दी, ओके, दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू विल बी गेटिंग इट ओवर देयर। ये ऑलरेडी लेक्चर के पहले ही अपलोड करवा दूंगा मैं, तो लेक्चर के पहले पहले जैसे जैसे ये अपलोड होगा, ठीक है, तो वैसे वैसे आप इसको पहले ही डाउनलोड कर लीजिए, एंड देयर आफ्टर यू कैन रीड ऑल्सो अलॉन्ग विद द लेक्चर, ठीक है। तो NCERTs आर इम्पॉर्टेंट गाइस, ठीक है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, यस, ओके, सिंपल है, ओके। सो एज फार एज सेशन इज कंसर्न, देन मेजॉरिटी ऑफ द सेशन जो होंगे वो तो मैं लाइव ही करवाऊंगा, बट कुछ कुछ इसमें से सेशन रिकॉर्डेड भी जाएंगे। तो आज का वाला तो लाइव है, तो वेन एवर लाइव सेशन इज देयर तो आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स ऑल्सो। तो डाउट है, यू कैन कीप ऑन टाइपिंग इट। तो जैसे ही मेरा एक पर्टिकुलर सेक्शन खत्म होता है, तो सेक्शन जैसे ही खत्म होगा, देयर आफ्टर आई विल मूव ऑन टू द डाउट, ओके। तो एक 15-20 मिनट का मैं पहले कुछ समझाऊंगा, एंड देयर आफ्टर आई विल बी मूविंग टू द डाउट। आज वाला सेशन है वो थोड़ा बड़ा चलेगा, 1 से 1.5 घंटे में, बट इसके बाद चैप्टर वाइज जाएंगे। तो चैप्टर वाइज जब जाएंगे तो डेली बेसिस पे हार्डली 30 to 40 मिनट्स का ही ये लेक्चर कंडक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। स्टार्ट करने से पहले अगर आपके कोई जेनेरिक क्वेश्चंस होंगे दैट यू वांट मी टू एड्रेस, देन यू कैन कीप ऑन आस्किंग, ओके, आई विल डेफिनेटली टेक इट गाइज, ओके। सो चलो, सो गुड इवनिंग टू यू ऑल, ठीक है, ओके। एंड प्लीज़ नो टाइम पास, ओके, सिंपल। अगर ज़्यादा टाइम पास अगर चैट पे होगा तो मैं आपके सवाल डेफिनेटली नहीं लूँगा। आई डोंट लाइक दैट टाइम पास या फिर बकर वाला चीज़, ओके। इट विल बी स्ट्रिक्टली फॉर द UPSC एज वेल एज फॉर द PCS एग्जामिनेशन। तो आपका चैप्टर वाइज आई एम गोइंग टू कवर, ठीक है। वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो उसमें और ज़्यादा प्लीज़ खाली बिली का यहाँ वहाँ की बातें लिख के, ओके, चैट बॉक्स को बढ़ाओ मत, ठीक है। सो इफ़ यू वांट मी टू एड्रेस योर डाउट्स स्पेसिफिकली, देन पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछो, ओके, सिंपल। एंशियंट इंडिया कितना पूछते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि रफली एक 15 मार्क्स पकड़ के चलो इन प्रीलिम्स, एंड आपका जो मेंस होता है उसमें रफली एक 15 मार्क का क्वेश्चन और एक 10 मार्क का क्वेश्चन, दैट इज 25 मार्क्स तो बेयर मिनिमम आता ही आता है, ओके, सिंपल। हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर प्रीलिम्स, तो ऑब्वियसली एंशियंट के लिए एक बुक, मिडीवल के लिए एक बुक और मॉडर्न के लिए एक बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी। एंड आई विल सजेस्ट कि एंशियंट इंडिया जो है, सॉरी अपना ओल्ड NCERT जो है, उसी से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। तो पहले आपको ओल्ड NCERT के ऊपर होल्ड लाना है, और अगर ओल्ड NCERT पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ और करने की इच्छा है, देन यू कैन मूव ऑन टू द अदर रेफरेंस बुक, ठीक है, यस, ओके। सो गुड इवनिंग टू यू ऑल, गुड इवनिंग, ठीक है। नहीं, ये लाइव होंगे एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ओके। आई विल बी टेकिंग मेजॉरिटी ऑफ द सेशन लाइव, रिकॉर्डेड नहीं होंगे, ठीक है। उस मॉडल आंसर का जो PDF है, ओके, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करवा दिया था, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक बार देख लेना, अगर नहीं मिला तो देयर आफ्टर यू कैन आस्क मी, ठीक है, ओके। MCQs के ऊपर तो ऑब्वियसली आई विल बी मेकिंग वीडियो, बट नॉट राइट नाउ। इतने जल्दी क्यों बनाना है, राइट, सिंपल है। वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो MCQ के ऊपर बनाया भी था, टॉपिक वाइज MCQ, ओके, वो मैंने हार्डली 1-2 हफ्ते पहले ही किया था। वो वाला सेशन भी आई हैड टेकन लाइव। तो जितने भी टॉपिक वाइज MCQs हैं एंशियंट इंडिया के, वो तो मैंने पहले ही कवर अप कर लिए हैं। जस्ट सर्च फॉर इट, स्टडी IQ हिस्ट्री MCQs, आपको मिल जाएगा। आई हैव ऑलरेडी टेकन इट। RS शर्मा इज नेसेसरी यार। देखो, अगर एंशियंट कर रहे हो तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट कि न्यू NCERT से बेटर है ओल्ड NCERT, बिकॉज ओल्ड NCERT का जो डाटा है वो ज़्यादा है, और वो कंसोलिडेट वे में आपको हेल्प भी करेगा, बिकॉज वो सिर्फ आपका प्रीलिम्स ही कैटर नहीं करेगा, इट विल ऑल्सो कैटर द मेंस एग्जामिनेशन टू, गॉट इट। तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, बोथ ऑफ देम विल हेल्प यू, ठीक है। हाँ, आवाज़ बढ़ानी है थोड़ी, ठीक है, हाँ, ठीक है, यस। नहीं, मैंने प्रीलिम्स के MCQ भी किए तुषार, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आई हैव टेकन प्रीलिम्स MCQs ऑल्सो, जस्ट सर्च फॉर इट ना। मैंने लिए हैं सारे एंशियंट के, टॉपिक वाइज लिए हैं ऊपर से। टॉपिक वाइज का PDF भी मैंने मेरे ग्रुप में अपलोड करवा दिया था ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप में जस्ट जाके सर्च कर लेना, पिछले 2 या 3 हफ्ते में, यू विल गेट इट, ओके। आई हैड टेकन इट समवेयर अराउंड द सेकेंड वीक ऑफ लास्ट मंथ, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के अराउंड मैंने लिया था, ठीक है, यस। ना तमिलनाडु वाला NCERT बिल्कुल मत करना, नॉट वर्थ इट, बहुत सारा फैक्चुअल इनकरेक्टेडनेस है। ओल्ड NCERT इज़ बेटर, ठीक है। सो चलो, ठीक है, सिंपल। ना टेलीग्राम का सिर्फ चैनल ही है बेसिकली, सो दिस इज द चैनल, एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि ये PPT प्लस जो हैंड PDF वाले जो नोट है वो दोनों आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप में मिल जाएंगे। सो यू कैन डेफिनेटली subscribe the group, and thereafter you will get it over there. So let's move on to the ancient India now guys, ठीक है। whatever doubts that you might be having,
वो थोड़ा सा आप बीच बीच में देख लेना। एनी टाइप ऑफ द एग्जाम, ठीक है, नॉट ओनली यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीएपीएफ के लिए भी है, सीडीएस के लिए भी है, सबके लिए आपको काम में आ जाएगा लेक्चर। ओके, सो लेट्स मूव देन गाइज वन बाय वन। ठीक है, ओके तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ आपको कुछ कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो बेसिक में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइमलाइन क्या होता है और सेंचुरी क्या होता है। अब टाइमलाइन एंड सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाई टाइमलाइन एंड सेंचुरी इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तब आप पास्ट पढ़ोगे, तो पास्ट में कुछ डेट्स भी तो इम्पॉर्टेंट होती है कि कौन से पर्टिकुलर पीरियड में कौन सी डायनेस्टी आई, कौन से पर्टिकुलर पीरियड में कौन सा राजा आया। सो दैट्स वाई टाइमलाइन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइमलाइन इटसेल्फ। ठीक है, सबसे पहले ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइमलाइन? कभी आपने सुना है व्हाट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड व्हाट इज शका कैलेंडर? हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म्स? ठीक है, एक होता है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक आपका होता है शकास कैलेंडर। सिंपली शका कैलेंडर जो है इसको हिंदू कैलेंडर भी कंसिडर किया जाता है और इसके मंथ भी आपने सुने होंगे, जैसे चैत्र है, देर आफ्टर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ऐसे लेके फाल्गुन तक जो 12 मंथ ऑफ इंडियन कैलेंडर है इसको आप शका कैलेंडर बोलोगे। तो वैसे ही एक इंग्लिश कैलेंडर भी है, दैट इज बेसिकली अ ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये जो इंग्लिश कैलेंडर है वो जैन से लेके दिसंबर तक आपका होता है एंड एज पर दिस इंग्लिश कैलेंडर अभी चल रहा है आपका 2 नवंबर 2022। तो मतलब 2022 ईयर अभी चल रहा है। बट आप ही सोचिए कि अगर 2022 ईयर अभी है तो इसके अगर मैं पीछे जाऊं तो कभी ना कभी तो 0 ईयर होगा। 0 में दुनिया ख़त्म थी क्या? तो नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। उसके पहले भी तो दुनिया चल रही थी। ओके, बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दैट अर्थ इज एस्टेब्लिश 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो से लेके अब तक ये जो चीज़ें हैं, मतलब दुनिया है, टाइमलाइन जो है वो चल ही रही है। एंड दैट्स वाई फिर ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ओके उसको हम लोग 2 पर्टिकुलर ईरा में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आएगा आपका 0 जो अभी आपका चल रहा है, दैट इज 2022। और ये जो 0 है इट इज़ नथिंग बट द बर्थ ईयर ऑफ द जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट जब जन्मे तो जीसस का ईरा चालू हो गया। दैट्स वाई दिस कैलेंडर इज नोन एज अ कैलेंडर ऑफ द क्रिश्चियन ईरा और जीसस ईरा। अब ये कैलेंडर जो बनाया था इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, बट अल्टीमेटली पोप ग्रेगोरियन ने ये कैलेंडर को फाइनल वर्जन दिया था, इसके लिए इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोला जाता है। तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें आज आपका चल रहा है 2022। आप कभी ना कभी तो बैक जाओगे तो 0 है। तो 0 के पहले क्या था? सिंस 0 से लेके अब तक ये जीसस क्राइस्ट का ईयर है, दैट इज क्रिश्चियन ईरा है। तो उसके पहले का जो ईरा है उसको आप बोलोगे बिफोर क्रिश्चियन ईरा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बीसी भी बोला जाता है, राइट? और इसको एडी भी बोला जाता है, दैट इज एनो डोमिनियो, लैटिन वर्ड है टू सजेस्ट द क्रिश्चियन ईरा और प्रेजेंट ईरा। ओके, तो जब ओके इवन नॉट ओनली वर्ल्ड बट जब इंडिया में भी कोई भी बड़ा राजा आता है तो बड़ा राजा जो है वो अपने साथ एक नया कैलेंडर भी लेके आता है। तो वैसे ही जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ ही हुआ था तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साथ क्रिश्चियन लोगों ने भी उनका एक नया कैलेंडर लाया। तो वैसे ही इंडिया में अगर आप बात करोगे कि इम्पोर्टेंट कैलेंडर कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट कैलेंडर के आपने कभी कभी नाम भी सुने होंगे। तो शका कैलेंडर इज देयर, गुप्ता कैलेंडर इज ऑल्सो देयर एंड देयर आफ्टर आपका विक्रमादित्य कैलेंडर इज ऑल्सो देयर। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट कैलेंडर है इनके रफली ईयर है 58 BC, ये जो है वो 78 AD से चालू हुआ है और ये जो है वो 319 AD से चालू हुआ है। बट अब ये वाले जो कैलेंडर है ओके इसको हम लोग यूज़ नहीं करते एक्सेप्ट दिस वाला कैलेंडर जो इंडियन गवर्नमेंट का आज भी ऑफिशियल कैलेंडर है। तो इंडियन गवर्नमेंट जब ईयर निकलता है तो उसमें आपने सुना होगा कि शके 1944 अभी चल रहा है। तो शका 1944 चल रहा है उसका मतलब क्या हुआ? शका कैलेंडर 78 AD में फॉर्म हुआ है। 0 AD में कौन सा कैलेंडर फॉर्म हुआ है? तो ये वाला कैलेंडर, दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो हमारा जो कैलेंडर है हिंदू कैलेंडर वो 78 ईयर पीछे चल रहा है बिकॉज वो 78 AD में बना था। तो दैट्स वाई शका जो है वो हमेशा 78 ईयर्स इंडियन कैलेंडर के पीछे चलता है। कुछ ज़्यादा इसको इन डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कुछ ज़्यादा आने वाला भी नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। द कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर इज देयर,
मल्टीपल कैलेंडर आर देयर। ओके, इंडिया में ही जैसे मैंने भी आपको 3 बताया, ये 3 तो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए दिए हैं, एक्चुअल में तो मोर देन 15 कैलेंडर्स आर देयर इन इंडिया। और रही बात दूसरे, तो वर्ल्ड ओवर में ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसी को सबसे ज़्यादा माना जाता है, एंड दैट्स वाई इंडिया की हिस्ट्री भी जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के आसपास ही हम लोगों ने पूरी की पूरी रिकंस्ट्रक्ट कर दी है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द BC एंड AD। तो 0 के पहले जितनी भी चीज़ें हुई उसको आप बोलोगे बिफोर क्रिश्चियन, एंड 0 के बाद में जितनी भी चीज़ें हुई उसको आप बोलोगे एनो डोमिनियो और क्रिश्चियन ईरा। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द टाइमलाइन और द कैलेंडर। थोड़े थोड़े टाइम में जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा सा और ठीक से समझ में आ जाएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि सेंचुरी। ओके, तो ये सेंचुरी क्या होती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में बहुत टाइम पे एक हाथ दूसरे क्वेश्चन तो सेंचुरी के कंसेप्ट के ऊपर ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो सेंचुरी एग्जैक्टली क्या होती है? तो सेंचुरी मतलब पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, राइट? जैसे इंडिया राइट नाउ इज लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? तो 21st सेंचुरी का मतलब हुआ दिस, ठीक है। सो दिस बिकम योर 21st सेंचुरी। तो 2001 से हमारी 21st सेंचुरी चालू हुई, अब 2100 जब होगा तब ये 21st सेंचुरी खत्म हो जाएगी। एंड वैसे ही जब जब आपको सेंचुरी है उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, मैं जो सेंचुरी बोलूँगा, से फॉर एग्जांपल मैंने 7th सेंचुरी बोल दिया, तो 7th सेंचुरी अगर मैंने बोला तो आप लास्ट में 700 लिखोगे और उसके पहले के 100 ईयर, दैट इज बेसिकली दिस वन। तो ये बन जाती है आपकी 7th सेंचुरी। अगर से फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली 13th सेंचुरी बोल दिया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 13th सेंचुरी? तो मुझे लास्ट में रखना है 1300 और उसके पहले के 100 साल, तो ये बन जाती है मेरी 13th सेंचुरी। तो सेंचुरी जो है, ओके, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंचुरी जनरली सजेस्ट अ पर्टिकुलर पैक ऑफ द 100 ईयर्स, एंड 100 ईयर्स में फिर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि ये AC दैट इज सॉरी AD एंड BC क्या होता है, एंड देयर आफ्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंचुरी। अगर कुछ डाउट है ओके तो यू कैन डेफिनेटली कीप ऑन टाइपिंग, बट कमेंट सेक्शन को ऐसा लिट करके लिखो मत, ओके, जस्ट कीप योर डाउट्स ओवर देयर, ओके, जितने भी आपको डाउट्स हैं, सो दैट आई कैन टैकल इट लेटर ऑन इफेक्टिवली। तो टाइमलाइन में कैलेंडर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, शका कैलेंडर क्या होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देयर आफ्टर वी हैव ऑल्सो सीन द सेंचुरी। देयर आफ्टर फिर ये एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया, अब ये तीनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? अब तीनों का बेसिक डिफरेंस है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंडिया की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो मेजर ऑफ द हिस्ट्री जो है वो 19 से लेके 20th सेंचुरी में, ओके, कॉलोनियल हिस्टोरियन मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी है, ओके। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मीडिएवल इंडिया, इंडिया वॉज क्वाइट स्टैग्नेंट, तो इंडिया को अपने पास के बारे में पता ही नहीं था। फिर ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश राज के साथ उनके हिस्टोरियंस आए, तो हिस्टोरियंस ने इंडिया का पास जो है वो अनअर्थ करना चालू कर दिया, उसके बारे में ढूंढना चालू कर दिया। तो जैसे उन्होंने ढूंढना चालू कर दिया, दे गॉट टू नो दैट कि इंडिया के पास तो ह्यूज एंशिएंट सिविलाइजेशन है, एंड दैट्स वाई उनको ऐसा दिखाना था कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो इन्फीरियर है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बिकॉज रेसिज्म तो हॉलमार्क था अपना पूरा कॉलोनियल हिस्टोरियन का। सो इन ऑर्डर टू डू दैट एंड इन ऑर्डर टू शो कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो सबसर्वियंट है टू द क्रिश्चियंस और द यूरोपियन पीपल, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट बनाए रफली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ओके। तो ये रिलीजन बेस पे एंशियंट टाइम से लेके 7th सेंचुरी ED तक का जो टाइम पीरियड है उसको आप बोलोगे एंशियंट इंडिया। इसको गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदू हिस्ट्री भी बोला जाता है फ्रॉम कॉलोनियल हिस्टोरियन। हाउएवर, ओके, ये सिर्फ हिंदूज के लिए ही नहीं था, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में वी हैव फाउंड कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन भी इंडिया में फ्लरिश कर रहे थे। जैसे बुद्धिज्म इज देयर, आपके जितने भी बड़े किंग आपने सुने होंगे, सो फॉर एग्जांपल अशोका इज देयर, देयर आफ्टर कनिष्क इज देयर, देयर आफ्टर हर्षवर्धन इज देयर, ये सारे बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे। वैसे ही आपने जैन रिलीजन भी सुना होगा, तो आपने चंद्रगुप्ता मौर्य का नाम सुना होगा, तो ही वॉज द फॉलोवर ऑफ द जैन रिलीजन। तो जो कॉलोनियल हिस्टोरियन ने जो कैटेगराइजेशन हमें करके दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसको अब हमने बाय एंड लार्ज रिफ्यूट कर दिया है कि भाई आप ये रिलीजन के ऊपर जो कैटेगराइजेशन है वो मत करो, ओके। एंड देयर आफ्टर फिर मीडिएवल हिस्ट्री 8th सेंचुरी ED ऑनवर्ड ही क्यों चालू हो गई? तो मीडिएवल हिस्ट्री इस पर्टिकुलर ईयर से चालू हो गई बिकॉज
712 AD में देयर वाज फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया। ये जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, ओके, तो मोहम्मद बिन कासिम नाम का बंदा था, ही वॉज एन अरेबिक कमांडर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेड इंडिया एंड दैट्स द ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियंस क्लेम कि भाई देखो अब इस्लामिक ईरा जो है वो इंडिया में चालू हो गया एंड दैट इज़ हाउ एंटायर मीडिएवल इंडिया जो है उसको इंडिया में हमेशा नीचे दर्जे का दिखाया गया है, इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट दिखाया गया है एंड इनको हमेशा इन्वेडर्स ही माना गया है। सो दैट इज़ बेसिकली द कॉलोनियल हिस्टोरियंस का कहना। एंड देयर आफ्टर मॉडर्न इंडिया 18th सेंचुरी से ही क्यों चालू हुआ? तो 18th सेंचुरी से इसके लिए चालू हुआ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डेट, तो 1707 इज प्रिसाइज ईयर इन विच औरंगजेब डाइड एंड जैसे ही औरंगजेब डाइड along with him the fortunes of the Islamic religion and Mughals both collapsed in India। तो ये जैसे ही कोलैप्स हुआ कॉलोनियल हिस्ट्री इंडिया में आने लग गई एंड उसके साथ साथ हिंदू रिलीजन जो मेजॉरिटी रिलीजन है इंडिया में उसका पलड़ा भी इंडिया के हिस्ट्री पे भारी वापस से पड़ने लग गया एंड दैट्स वी कॉल इट एज अ बेसिकली मॉडर्न इंडिया। तो ये कॉलोनियल हिस्टोरियन ने जो हमारा एंशियंट मीडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया का कैटेगराइजेशन करके हम लोगों को दिया है, अब हम उसको सही मानते हैं क्या? हम लोग उनके डेट को सही मानते हैं बट अभी हम लोग उनकी जो फिलॉसफी है उसको सही नहीं मानते। अब हमारा कहना है दैट इज़ इंडियन हिस्टोरियन, दैट इज़ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का कि भाई ये जो 7th सेंचुरी है, ओके, यहाँ तक इंडिया में सम सॉर्ट ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी थी, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, अगर पूरे इंडिया में ना हो तो, एंड दैट्स द 7th सेंचुरी तक वी कैन कंसिडर एज एन एंशियंट इंडिया। 7th सेंचुरी ऑनवर्ड इंडिया में देयर वे लार्ज स्केल फ्रैगमेंटेशन, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज जो है वो इंडिया में आने लग गई। सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर पीरियड जो है उसको अभी हम लोग मीडिएवल इंडिया मानते हैं। एंड 18th सेंचुरी में, ओके, रफली वी कंसिडर कि ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सार के बाद इंडिया पे कब्जा करना चालू कर दिया एंड देयर आफ्टर दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न फिलोसॉफीज इन इंडिया एंड इंडियंस गॉट टेस्ट ऑफ मॉडर्निटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दैट्स वाई फिर अभी हम लोगों ने ये वाले ईयर के बाद मॉडर्न इंडिया भी मानना चालू कर दिया है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजी, ओके, आपको सिर्फ ये डेट्स थोड़ी सी याद रखनी है कि एंशियंट इंडिया क्या होता है, मीडिएवल इंडिया क्या होता है एंड देयर आफ्टर मॉडर्न इंडिया जो है वो क्या होता है। सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया चालू करने से पहले वी आर गोइंग टू सी द रफ क्रोनोलॉजी ऑफ द एंशियंट इंडिया। जब तक आप क्रोनोलॉजी नहीं समझोगे आपको हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्टली प्री हिस्ट्री से या फिर डायरेक्टली कोई ईरा से चालू करोगे तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो इट इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल। हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो अप्रोच जो है वो आपको हमेशा ठीक से रखना है कि एक आपको ईरा पकड़ना है और वो ईरा में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या क्या हुए थे वही याद रखना है। बट ईरा समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑल्सो, राइट। तो अभी हम वी विल सी दैट क्रोनोलॉजी की एग्जैक्टली एंशियंट इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई थी एंड अलॉन्ग विद क्रोनोलॉजी आई विल ऑल्सो बी गिविंग अ सर्टन इन्फॉर्मेशन कि भाई ये चीज़ों में क्या क्या चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। तो अभी तक, ओके, अगर आपको कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी, ओके, टेक अ मिनट, जो भी डाउट रहेगा, ठीक है, सिंपल। ये समीक्षा वाला क्रोनोलॉजी, राइट, आप क्रोनोलॉजी समझिए। ओके, यस, ओके, सो आई टेल यू एवरीथिंग, आई टेल यू, डोंट वरी, ठीक है। हाँ यार ये वीडियो YT पे हमेशा रहेगा, ओके, आई विल मेक अ प्लेलिस्ट आउट ऑफ इट, डोंट वरी, ठीक है। यस, तमिलनाडु NCERT आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओल्ड आउटडेटेड कोई फ़ायदा नहीं होगा वो पढ़ के, ये वाली NCERTs पढ़ना। देखो क्या होता है ना, आपको चीज़ समझनी है, UPSC में अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर UPSC डायरेक्टली ओल्ड NCERT RS शर्मा के NCERT से उठा के क्वेश्चन डाल रही है तो आप वो तमिलनाडु NCERT क्यों पढ़ रहे हो? व्हाट इज़ द नीड और नेसेसिटी ऑफ इट ना? जो सब क्वेश्चन बुक में से क्वेश्चन आ रहे हैं वही बुक पढ़ो और वही बुक समझने का कोशिश करो। ओल्ड NCERT से अभी भी आपको वर्बैटिम क्वेश्चन आ रहे हैं एंड आई शो इट टू यू ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले 5 लेक्चर जो है इसके वो सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, तो 5th लेक्चर ऑनवर्ड मैं आपको लेक्चर वाइज ना PYQ भी दिया करूँगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली कौन सा PYQ है, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में से या फिर कहाँ से एग्जैक्टली आ रहा है। सो यू विल गेट टू नो कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एंशियंट इंडिया के यहीं से सॉल्व हो रहे हैं।
तो वो एनसीईआरटी या फिर कोई और दूसरे स्टेट का एनसीईआरटी उसके चक्कर में मत पड़ो। यूपीएससी यहाँ से पूछ रहा है तो आपको भी यही से करना है, दैट्स इट। ओके, यस, ओके, हाँ, ठीक है। कृष्णा, ये ऐसे वाले जो सवाल है वो एकदम एंड में पूछोगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ द लेक्चर मुझे एंड में पूछा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू, ठीक है, यस, ओके, हाँ, ठीक है, सिंपल है। एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट आस्क मी एट द एंड, ठीक है, यस, ठीक है। ये हिजरी कैलेंडर जो है वो इस्लामिक कैलेंडर है, वो इंडियन कैलेंडर नहीं है मुफ्ती, ठीक है। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज वी डू नॉट फॉलो इट इन इंडिया, दैट इज बेसिकली फॉलोड इन द मिडल ईस्ट एरिया मोस्ट, ठीक है, ठीक है। शिवांगी, मैंने पहले ही बोला था कि आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे ऑन माय टेलीग्राम चैनल, इट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड। मैं लेक्चर के पहले ही अपलोड करवा रहा हूँ, राइट। तो मैंने अभी आपको थोड़े टाइम बताया था, आई एम टेलिंग यू अगेन, ओके, जस्ट 1 मिनट लगेगा फॉर दोज हु हैव जस्ट जॉइंड इन। So this is basically my telegram group, okay, it is CSA with Sainil Nagre. You will get PPT also, and apart from PPT you will get this kind of the printed notes also. तो ये chapter wise summary भी है और ये मैं lecture के पहले ही upload करूँगा। everyday 7 o'clock I will be taking lecture, majority of the lectures live ही होंगे, कुछ कुछ session uploaded रहेंगे। I'll let you know कौन सा uploaded होने वाले हैं बाद में, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें जो है वो अभी के लिए मेरे telegram channel पे मिल जाएगी, which is already uploaded there. So if you want it then you can get it from there. ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द एक्चुअल क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी जब तक आपको नहीं समझेगी तब तक हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। एक बार ओवरऑल समझना है कि कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, एंड देयर आफ्टर विल मूव डिटेल कि हर एक ईरा में पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसी हुई थी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहले जो ह्यूमंस की जो हिस्ट्री मिली थी, ओके, वो मिली थी समवेयर अराउंड 5 लाख BC से लेके 2.5 लाख BC के अराउंड। हाउएवर वर्ल्ड कंटेक्स्ट में ह्यूमन की हिस्ट्री जो चालू हुई उसको 2 मिलियन BC बेसिकली, दैट इज 20 लाख BC ऑनवर्ड माना जाता है। तो इंसानों की जो एक्चुअल हिस्ट्री जो चालू हुई वो 20 लाख साल पहले चालू हुई और वो चली कब तक, 10,000 BC तक। मतलब रफली आप पकड़ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 19 लाख ईयर्स तक, ठीक है, ह्यूमंस जो है वो प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव मतलब आदिवासी थे, इनको कुछ पता नहीं था, इनको बस फायर आती थी, ओके, इनको पत्थर के इक्विपमेंट बनाना आते थे और ये फायर एंड पत्थर का इक्विपमेंट बन के एनिमल की शिकार करते थे और उसी को खाते थे। सो ह्यूमंस वेर एनिमलिस्टिक इन नेचर, मतलब हम खुद एक एनिमल है और तब तो हम एनिमल की तरह रहा करते थे, ठीक है। तो इसके लिए इसको आप पैलियोलिथिक एज भी बोलोगे। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज, देर आफ्टर फिर मिडल स्टोन एज एंड देर आफ्टर फिर न्यू स्टोन एज, दैट इज नियोलिथिक। तो मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक, ये स्टोन एज इसको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज हमको इनके बारे में कुछ पता नहीं है, राइट। इनको लिखना नहीं आता था, राइट। इन्होंने हमारे लिए ज़्यादा कुछ एविडेंसेस पीछे छोड़े नहीं हैं, तो हमको इनके बारे में पता कैसे चला, हमने कुछ कहाँ पे जाके एक्सकैवेशन किए और एक्सकैवेशन करके हम लोगों को इनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली है। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टोन हम लोगों ने इनको 3 रीजन में डिवाइड कर दिया, दैट इज पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज एंड नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। तो एज फार एज पैलियोलिथिक एज इज कंसर्न, तो पैलियोलिथिक एज में क्या था कि नॉर्मल पत्थर जो है उसी का उठा के ये लोग शिकार करते थे एंड इनको फायर के बारे में पता था। बट एज फार एज मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक इज कंसर्न, तो अगर ये नए इरा हमने असाइन किए हैं तो हमको यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी मिली है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इरा, तो सिंस इट इज मेसोलिथिक पीरियड दैट इज मिडल स्टोन एज, हम लोगों को यहाँ पे माइक्रोलिथ मिले हैं। तो माइक्रोलिथ इज नथिंग बट पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, ओके। तो छोटे छोटे दैट इज हार्डली 2 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर, हार्डली इतने पॉलिश स्टोन टूल्स से इक्विपमेंट, पत्थर के इक्विपमेंट हम लोगों को इस पर्टिकुलर पीरियड में मिले हैं, जिसको हम माइक्रोलिथ बोलते हैं, ओके। एंड इट सिग्निफाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि अब यहाँ पे लोगों को कुछ चीज़ें पता चलना चालू हुआ। और वो चीज़ क्या इनको पता चली कि स्टोन को पॉलिश कैसे किया जाता है, उसको धारदार कैसे बनाया जाता है, विच वॉज अ क्वाइट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर द कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम। एंड देयर आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को सबसे पहले
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपने पत्थर को धार देना चालू कर दिया तो उसका मतलब उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। एग्रीकल्चर करना है तो आपको हल चलाना पड़ेगा, यू नीड टू प्लॉग योर फील्ड। फिर जो आपके झाड़ है उसको काटने के लिए यू रिक्वायर अ क्वाइट ब्लेडेड टेक्नोलॉजी, मतलब आपको अच्छे क्वालिटी के ब्लेड लगेंगे इन ऑर्डर टू रिप योर हार्वेस्ट और इन ऑर्डर टू कट द ट्रीज। तो माइक्रोलिथ वो टेक्नोलॉजी थी जिसके वजह से इन्होंने ऐसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाना चालू किए। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप आज के टाइम पे भी देखोगे तो जो बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ पे कुछ कुछ एनिमल डोमेस्टिकेटेड होते ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, ओके। तो डॉग को क्यों डोमेस्टिकेट किया जाता है? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। तो जब आप खेत में नहीं हो, आपके खेत का ध्यान कौन रखेगा? वो कुत्ता रखेगा, राइट? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल प्रोवाइडेड the security, whereas this provided the technology that was conducive for the agricultural development. And फिर ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करके इंसान ने for the first time agriculture सीखा। एंड जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर आया उस एज को आप बोलोगे नियोलिथिक एज, ओके। तो नियोलिथिक एज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमैनिटी लर्न एग्रीकल्चर। इंडिया में सबसे पहले नियोलिथिक साइट जो है वो मेहरगढ़ मानी जाती है। तो मेहरगढ़ है, इट इज टाउन इन नाउ पाकिस्तान। और ये जो मेहरगढ़ है दैट बिलोंग टू 7000 BC के अराउंड। एंड एज यू कैन सी ये सारे के सारे BC है, ओके। तो मतलब जीरो से पहले वाली चीजें चल रही है, अभी तक हम लोग जीरो पे आए ही नहीं है। तो दिस इज द 3 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अगेन इन नटशेल प्रिमिटिव ह्यूमंस वेर देयर, ओके। इनको सिर्फ और सिर्फ आग के बारे में पता थे, बट ये स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करके क्या करते थे? शिकार करते थे और एनिमल्स को खाते थे। फिर इन्होंने सीखा माइक्रोलिथ टेक्नोलॉजी, दैट इज पॉलिश स्टोन टूल टेक्नोलॉजी एंड अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। एंड फिर इंसान ने सीखा एग्रीकल्चर। एंड ऑन दिस बेसिस फिर हम लोगों ने इनको कैटेगराइजेशन किया है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज में। तो अगर आपको गलती से कभी अभी सवाल आता है कोई भी एग्जाम में कि आउट ऑफ फॉलोइंग ईराज इन विच एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया, तो आपको पता है अभी नियोलिथिक में। या फिर अगर आपको ऐसा सवाल आ गया कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल वाज स्टार्टेड इन पैलियोलिथिक एज, तो आपको पता है कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल इज स्टार्टेड इन मेसोलिथिक एज, नॉट इन पैलियोलिथिक एज, ओके। तो पैलियो, मेसो एंड नियो। एंड आफ्टर पैलियो, मेसो एंड नियो, ओके, ह्यूमैनिटी मूव्ड अहेड टू द चैल्कोलिथिक एज। नाउ चैल्को का मतलब होता है कॉपर, ओके। एंड कॉपर इज द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज्ड बाय मैन, ठीक है, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। तो हम लोगों को इन दिस पर्टिकुलर पीरियड बहुत सारे कॉपर के इक्विपमेंट मिले हैं। तो कॉपर के इक्विपमेंट हम लोगों को जहाँ जहाँ पे मिले हैं इन पर्टिकुलर साइट्स को हम लोगों ने नाम दिया कि भी ये चैल्कोलिथिक सेटलमेंट है। और इसको चैल्कोलिथिक क्यों बोला जाता है? बिकॉज चैल्को का मतलब होता है कॉपर एंड देयर आफ्टर स्टोन एज, मतलब कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज, ओके। तो कॉपर के इक्विपमेंट अलॉन्ग विथ स्टोन के इक्विपमेंट हम लोगों को दोनों इस पर्टिकुलर पीरियड में मिले हैं। एंड पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड उसके बाद चैल्कोलिथिक, ये जो हमारे 4 बेसिक पीरियड जो है, ये 4 बेसिक पीरियड को आप क्यूमुलेटिवली बोलोगे प्रोटो हिस्ट्री, ओके। तो प्रोटो हिस्ट्री का भी कंसेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली प्रोटो हिस्ट्री दोस्तों? सॉरी, नॉट प्रोटो हिस्ट्री, माय मिस्टेक, सॉरी, इट इज प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द प्री हिस्ट्री? Then prehistory is nothing but paleo, thereafter meso, thereafter neo and thereafter chalco, ठीक है। तो ये चारों का बना के आपका होता है प्री हिस्ट्री। इसको प्री हिस्ट्री इसीलिए बताया जाता है बिकॉज दिस पीपल डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। इनको लिखना नहीं आता था, ओके, ओके, दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। इसके लिए हमको इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ओनली वाया आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीपल। इसके लिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड मतलब क्या? तो ये 4 इरा का मिला के
बनता है आपका प्री हिस्टोरिकल, बिकॉज इनको कुछ लिखना नहीं आता था, तो इनके बारे में हमको सिर्फ और सिर्फ एक्सकेवेशन में जितने एविडेंसेस मिले हैं उसी से इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई है, या फिर उसी से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली है. दिस इज समथिंग दैट वी कैन कंसिडर. एंड आफ्टर प्री हिस्ट्री, जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, उसके बाद वाला जो फेस है इंडिया में, दैट इज रफली दिस वन. इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री. तो प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि ये वो पार्ट है हिस्ट्री में जहाँ पे इन लोगों को लिखना आता था, बट इनकी लिखावट जो है इज समथिंग दैट वी हैव नॉट अनडिसाइफर्ड येट. मतलब हमको समझ नहीं आ रहा इन्होंने क्या लिखा है, बट इनके बारे में दूसरे कोई सिविलाइजेशन ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख के रखी है, एंड वी हैव गॉट टू नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन फ्रॉम दैट अदर सोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट जो है वो अभी भी अनडिसाइफर्ड है. मतलब हमको पढ़ना नहीं आता है कि इन्होंने क्या लिख के रखा है. इन्होंने कुछ तो लिख के रखा है, बट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली क्या है. ऑन दी अदर हैंड, इनके बारे में एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी है, और हमको मेसोपोटामियन लैंग्वेज पढ़नी आती है. तो हम लोगों को हड़प्पा के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देसी सोर्सेज से कम और फॉरेन के सोर्सेज से ज़्यादा मिल रही है. और अगर ऐसा कोई फेस आपके हिस्ट्री में है तो आप उसको बोलोगे प्रोटो हिस्ट्री. तो इंडिया में प्रोटो हिस्ट्री इज बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. एंड ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. तो इट इज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन. और जब मैं अर्बन सिविलाइजेशन की बात करूंगा तो उसका मतलब अर्बनाइजेशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को यहाँ पे मिले हैं. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बनाइजेशन? जैसे आज आपका इंडिया पकड़ लो आज का, राइट? इंडिया अर्बन है. वाई इंडिया इज अर्बन? देन इंडिया इज अर्बन बिकॉज वी हैव अर्बन कैरेक्टरिस्टिक. तो पॉलिटी में हमारे पास एक सेंट्रलाइज पॉलिटी है, राइट? देयर आफ्टर इकोनॉमी में हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोफेशन है, जैसे सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, राइट? एंड वैसे ही एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न, देन हमारे पास एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी भी है, जहाँ पे हिंदूज है, मुस्लिम्स है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, देयर आफ्टर इवन ज्यूइश एंड देयर आफ्टर पारसी, सारे लोग इंडिया में आपको मिलेंगे. तो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी भी है. तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक है बेसिक अर्बनाइजेशन के, वो आपको हड़प्पा के टाइम पे भी मिलते हैं. तो जब चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे, अभी के लिए बस इतना ही याद रखना. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन कि ये प्रोटो हिस्ट्री के अलावा इसको इंडिया में ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है. तो ब्रॉन्ज एज इसीलिए बिकॉज हड़प्पा में हम लोगों को मैक्सिमम इक्विपमेंट जो मिले हैं वो ब्रॉन्ज के मिले हैं. तो ब्रॉन्ज के बहुत सारे हम लोगों को अवशेष मिले हैं और एक्सकेवेटरी एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं. तो ना वी हैव कंसीडर कि भाई कॉपर के बाद हमारे पास आया ब्रॉन्ज, एंड एक्चुअली इट वाज अ नेचुरल कोरोलरी बिकॉज ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है, तो नेचुरली आपको नहीं मिलेगा, आपको ब्रॉन्ज मैन्युफैक्चर करना पड़ता है. और ब्रॉन्ज बनता किसका है? तो ब्रॉन्ज बनता है कॉपर का एंड देयर आफ्टर टिन का. तो अभी भी अगर आप दुनिया में देखोगे और इंडिया में भी देखोगे तो कॉपर आपको मिलेगा राजस्थान वाले एरिया में सबसे ज़्यादा, और टिन मिलेगा आपको अफगानिस्तान वाले एरिया में. तो अफगानिस्तान से टिन, देयर आफ्टर राजस्थान से कॉपर, ये दोनों चीज़ों को मिला के नया मेटल तैयार किया गया, दैट इज़ ब्रॉन्ज. और ये कहाँ पे हुआ? तो इंडस रिवर के आजू बाजू में, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो ये स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे सिचुएटेड था जहाँ पे एक साइड से इनको आ रहा था कॉपर, एक साइड से आ रहा था टिन, उन्होंने दोनों को मिला के बना लिया नया मेटल, दैट इज ब्रॉन्ज. तो ब्रॉन्ज एज इंडिया में कौन सा है? देन इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पन एज इज समथिंग दैट वी कैन कॉल. देयर आफ्टर फिर हमारे पास है वैदिक एज. सो आर्यन इन्वेजन, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस पहले ही बनाया था, दैट आर्यन इन्वेजन इज देयर. ठीक है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी इससे रिलेटेड, बट मैंने तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की थी. कंक्लूजन इज समथिंग दैट यू कैन डिराइव बाय योर सेल्फ. बट अल्टीमेटली एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, जैसे बुक में लिखा है कि आर्यंस हैड इन्वेडेड इंडिया, एंड जब आर्यंस इंडिया में आए तो उनके साथ साथ वैदिक नॉलेज भी इंडिया में आया. एंड दैट्स व्हाई दिस वैदिक एज जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद चालू हुआ एज है. तो रफली 1500 BC से लेके 600 BC तक आपके 4 इंपॉर्टेंट वेदाल जो है, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये रिसाइट किए गए थे, ये बोले गए थे. ठीक है, तो ये जब रिसाइट किए गए थे वेदास, ओके, तो ये चारों बुक एक ही बार एक ही जगह पे बैठ के नहीं लिखे थे.
ये इवोल्यूशनरी इन नेचर है, एंड दैट्स द वैदिक एज भी दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका। एक तो है अर्ली वैदिक एज, ओके, जो चलता है रफली 1500 से लेके 1000 BC तक, और एक होता है लेटर वैदिक एज जो चलता है आपका रफली 1000 से लेके 600 BC तक। तो ये वाला जो लेटर वैदिक एज एंड अर्ली वैदिक एज का डिफरेंस है, ये डिपेंड अपॉन द वेदा। तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि अर्ली वैदिक एज में ऋग वेदा जो है वो रिसाइट किया गया होगा, एंड लेटर वैदिक एज में वी कैन से दैट सामवेद, thereafter यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये तीनों वेद रिसाइट किए गए थे। एंड ये जो वेदास है ये है तो रिलीजियस बुक, ओके, हाउएवर जब रिलीजन के बारे में लोग बात करेंगे तो इन्होंने हमको बहुत सारी पॉलिटिकल, सोसाइटल एज वेल एज इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में भी बताया है। जैसे इन्होंने बताया कि भाई आपको सैक्रिफाइसेस करने हैं, तो सैक्रिफाइसेस क्यों करने हैं, आपको राजपाट मिलेगा, आपको बेटा मिलेगा, आपको अगले जन्म में अच्छा वर्ण मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे हम लोगों को कंटेम्प्रेरी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में lots of information we have gathered. तो this Vedic age is something that is placed in between 1500 से लेके 600 BC, एंड ये जो वैदिक एज है इसको आप आयन एज भी बोलोगे, ओके, आयन एज। ये आयन एज इसके लिए बोला जाता है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में आयरन के एविडेंसेस मिलने चालू हो गए थे। तो लोहा इंडिया में सबसे पहले कब मिला, तो समवेयर अराउंड 700 से लेके 600 BC के अराउंड, मतलब टुवर्ड्स द एंड फेस ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। तो 700-600 BC के अराउंड अगर आपको आयरन दैट इज लोहा मिल रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, अब नया एज दैट इज आयरन एज इंडिया में चालू हुआ। इसका सबसे पहला वाला जो एविडेंसेस है वो हम लोगों को यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा में मिला है। यजुर्वेदा एज वेल एज अथर्ववेदा श्याम अयास एंड कृष्ण अयास की बात करते हैं। तो श्याम अयास एंड कृष्ण अयास का मतलब है ब्लैक मेटल, और हम यही कंसिडर करते हैं कि इसी का मतलब जो है वो अल्टीमेटली आयरन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, आपका वैदिक एज है, यहाँ पे यू कैन क्लियरली पहली बार देखोगे कुछ रिटन एविडेंसेस जो है वो हम लोगों को मिलना चालू हो गए, एंड दैट्स वाई ये पीरियड ऑनवर्ड वी नाउ कंसिडर कि इंडिया की एक्चुअल हिस्ट्री जो है वो चालू हो गई, ओके। एक्चुअल हिस्ट्री यहाँ से चालू हो गई बिकॉज हिस्ट्री के लिए आपको कुछ रिटन एविडेंसेस लगते हैं। तो आपकी रिटन एविडेंसेस कब चालू हो गए, तो वैदिक एज ऑनवर्ड चालू हो गए। सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर पीरियड जो है वो आप बोलोगे हिस्टोरिकल पीरियड। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, ये बन जाता है आपका प्री हिस्ट्री। Thereafter proto history जो है, that proto history is basically your Indus Valley civilization, and फिर आपका जो actual history जो है that start from the Vedic age onward। तो प्री हिस्ट्री मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री मतलब एक तो कुछ लिखा हुआ नहीं है या फिर जो लिखा है वो हमें पढ़ने नहीं आता, एंड वी गॉट टू नो अबाउट दिस पीपल फ्रॉम सम अदर सिविलाइजेशन, एंड हिस्ट्री जहाँ पे एक्चुअल लिखावट जो है वो चालू हुई है। सो दिस इज रफली ओके रिलेटेड टू द वैदिक एज। एंड वैदिक एज में जो लोग थे ओके वो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि दे वर नोमैडिक। आर्यन वॉज अ ट्राइबल पीपल, नोमैडिक पीपल। तो इनके पहले वाला जो सिविलाइजेशन था दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कितना भी विकसित हो या फिर वो कितना भी डेवलप्ड हो, आर्यन जो है वो अपना ट्राइबल लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखे। बट 1000 साल बाद मतलब टूवर्ड 600 BC ये आर्यंस में अब बड़े बड़े किंगडम जो है वो आना चालू हो गए, एंड अल्टीमेटली इन 600 BC देयर वर टोटल 16 ग्रेट किंगडम जिसको आप महाजनपदा बोलोगे। तो ये महाजनपदा ईरा जो है वो 600 BC ऑनवर्ड जो है वो चालू हो गया। तो आर्यंस वेर बेसिकली ट्राइबल पीपल, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू डिफरेंट क्लैन। ये क्लैन फिर एक साथ आए और एक साथ आके इन लोगों ने बड़े बड़े किंगडम बनाना चालू कर दिए। ऐसे टोटल 16 किंगडम थे, 16 किंगडम्स वेर देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महाजनपदास। एंड फिर आउट ऑफ द 16 ग्रेट किंगडम्स व्हिच वर देयर इन 600 BC ऑनवर्ड, ओके, इसमें से अल्टीमेटली ओके सबसे इंपॉर्टेंट बना आपका मगध। तो मगध किंगडम में हम लोगों को डिफरेंट फैमिलीज मिली है, जैसे हरण्यका फैमिली, शिशुनागा फैमिली, नंदा फैमिली एंड देयर आफ्टर मौर्यन फैमिली। एंड आउट ऑफ दिस 4 फैमिली एज फार एज नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड इज कंसर्न, आपको सिर्फ एक ही पढ़नी है, दैट इज द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर विच वॉज देयर इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इनके 3 ग्रेट किंग थे, चंद्रगुप्त मौर्य,
basically he is followed by his son Bindusara, and Bindusara is followed by his son, that is Ashokvardhan Maurya. ये 3 ग्रेट किंग है, एंड देयर आफ्टर इनकी पॉलिटी, इनकी इकोनॉमी, इनकी सोसाइटी, ये सब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता है, सो जब लेक्चर में जाएंगे तब वो देखेंगे। हाउएवर ये जो किंगडम है ये ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाई, इसके कुछ रीज़न है। अशोका ने एक ऐसा सिस्टम अल्टीमेटली बनाया था कि वो सिस्टम के लिए एक स्ट्रॉन्ग किंग होना हमेशा ज़रूरी था। जैसे अशोका डाइड इन 232 BC, तो जैसे ही अशोका डाइड, okay, thereafter the fortunes of the Mauryans collapse, okay, and thereafter फिर इंडिया में again we can see that political fragmentation was there, मतलब इंडिया again got divided into multiple small kingdom। तो पोस्ट मौर्यन टाइम में, ओके, नाउ वी कैन क्लियरली सी इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स आ चुके थे। जैसे कि अगर आप नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में, ओके, मगध, दैट इज पाटलिपुत्र में ही वी कैन हियर ऑफ शुंगाज, देयर आफ्टर कानवाज। अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड में देखोगे तो इंडिया में सबसे पहले फॉरेन इन्वेजन चालू हुआ इस टाइम पे, इंडो ग्रीक्स, दे आर फॉलोड बाय शकाज, फिर पहलवाज, एंड देयर आफ्टर फिर कुशानाज। वैसे ही साउथ इंडिया की बात करोगे तो साउथ इंडिया में सबसे पहले सातवाहनाज आए, फिर इक्ष्वाकुस भी आए, एंड छोलास, चेरास, पांड्यास तो साउथ इंडिया में पहले से ही थे। तो ये सारे डिफरेंट डायनेस्टीज जो थी, दैट सिग्निफाई पॉलिटिकली इंडिया डिसइंटीग्रेट हो रहा था, मतलब मल्टीपल कंट्रीज में डिवाइड हो रहा था। दैट्स वाई ये पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड पीरियड, पूरा का पूरा पॉलिटिकल अपहीवलनेस वाला पीरियड था, और इसमें बहुत सारे छोटे मोटे किंगडम जो है वो बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। बट अल्टीमेटली, ओके, फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, अराउंड 300 AD के अराउंड ही पकड़ के चलो, ओके, इनका जो सबसे पहला ग्रेट किंग है, ओके, इट वॉज चंद्रगुप्ता the first, okay, so Chandragupta the first जो है he ascended throne in 319 AD। तो 319 AD के बाद इंडिया में अगेन गोल्डन पीरियड चालू हुआ, यू कैन कंसिडर। एंड गुप्ता डायनेस्टी के जो 5 ग्रेट किंग है, चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता द सेकेंड, देयर आफ्टर कुमारगुप्ता एंड स्कंदगुप्ता, रफली 319 AD से लेके 467 AD तक। तो ये 150 साल में रफली ये 5 किंग हुए। इन 5 किंग ने अगेन इंडिया में सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो एस्टेब्लिश कर ली। तो इनके पास भी पूरा का पूरा इंडिया था। देयर आफ्टर दे ऑल्सो हैड देयर ओन पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, जिसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे फॉर द लेक्चर, जो बाद में जो लेक्चर होंगे उसमें पढ़ेंगे। एंड देयर आफ्टर फाइनली पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो आपका यूजुअली 600 AD ऑनवर्ड चालू होता है ना। पोस्ट गुप्ता पीरियड जो है वो अगेन पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन वाला पीरियड था, जैसे पोस्ट मौर्यन था। तो जैसे पोस्ट मौर्यन में बहुत सारी डायनेस्टीज आई, वैसे ही पोस्ट गुप्ता में भी अभी इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टीज चालू हुई। ओके, तो कौन सी डायनेस्टीज थी? तो नॉर्थ में बहुत सारे राजपूताना किंगडम आ गए, राइट, चौहानाज, प्रतिहाराज, गढ़वालाज, पालाज। ओके, इस्लामिक इन्वेजन भी नॉर्थ इंडिया में चालू हुआ 712 AD में, मोहम्मद बिन कासिम। देयर आफ्टर अराउंड 1001 से लेके 1027 AD में महमूद ऑफ गजनी, एंड देयर आफ्टर द सीवियरेस्ट ऑफ देम, दैट इज मोहम्मद ऑफ घुरीद, जो हु अटैक्ड इंडिया इन 1191-1192 AD। ऑन द अदर एंड साउथ इंडिया में क्या चल रहा था? तो साउथ इंडिया में भी बड़े बड़े किंगडम आए। ओके, तो सबसे पहले चालुक्याज एंड पहलवाज, देयर आफ्टर फिर राष्ट्रकूटाज एंड छोलाज। इन सब के बीच में फिर छोटे मोटे किंगडम तो थे ही, जैसे काकातियाज ऑफ वारंगल, होयसलाज वेर देयर, पांड्याज वेर देयर। तो अगेन यू कैन सी दैट साउथ इंडिया में अगेन पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन जो है वो चालू हो गया था ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज द रफ क्रोनोलॉजी ऑफ योर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। नाउ योर RS शर्मा हैज़ टोटल 28 चैप्टर। तो ये जो टोटल 28 चैप्टर है, आई एम गोइंग टू टेक 1 लेक्चर ऑन अ डेली बेसिस। हर दिन मैं एक लेक्चर लूँगा, और एक लेक्चर लेने के पीछे का पर्पस भी वही है कि एज अ नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड कैंडिडेट आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ी इनिशियल लेवल पे दिक्कत आएगी। तो दैट्स वाई आप एक बार चैप्टर पढ़ोगे एंड देयर आफ्टर ये लेक्चर देखोगे, ओके, सो दैट आपको थोड़ी सी चीज़ें बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग में होगी। एंड देयर आफ्टर आपके कोई डाउट होंगे, देन दैट डाउट्स यू कैन आस्क एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो दिस इज द रफ क्रोनोलॉजी ऑफ द एंटायर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एंड आई होप इट इज क्वाइट क्लियर।
ज़्यादा डिटेल में जाके इसको पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं है। जितना मैंने बताया उसके ऊपर भी आप अच्छे खासे क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हो अक्रॉस डिफरेंट एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो नाउ अगर आपको कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी, आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। तो जो आपको क्वेश्चंस होंगे, ओके, नाउ यू कैन डेफिनेटली शूट, ठीक है। यस, हाँ, ओके, यस, एक एक करके, ठीक है। प्लीज मेंशन बिफोर बीसी इन सेंचुरी, ठीक है। तो बीसी अगर आपको इन सेंचुरी एक्सप्लेन करवाना है तो आप ये वाला ये देख सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला कैलेंडर पकड़ लो, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब ये वाला कैलेंडर ही पकड़ लो, सिंपल है। अब इसको मैं वापस जा रहा हूँ। तो से फॉर एग्जांपल वैदिक एज जो है वो हमारा था 600 से लेके 1500 तक, ये अभी हमने देखा था वैदिक एज, ठीक है। तो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। आज हम 2022 में है, पीछे 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 जाएंगे तो कभी तो जीरो आएगा। अब जीरो के पहले क्या आएगा, फिर -1, -2, -3, -4 ऐसे आप जाके आओगे। तो वैसे ही कहीं ना कहीं पे तो -600 आएगा, सो दैट बिकम्स यर 600 BC। एंड वैसे ही फिर कभी कभी आएगा आपका, वैसे पीछे जाओगे तो 1500 BC। तो 600 है मतलब आपका आता है 6th सेंचुरी, और यहाँ पे 1500 है मतलब आपका आएगा 15th सेंचुरी, ओके। तो अगर मुझे वैदिक पीरियड को बोलना है कि वैदिक पीरियड का सेंचुरी में एज क्या था, तो ऑब्वियसली 15th सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी BC तक। तो इसको मैं लिखते वक्त भी उल्टा ही लिखूंगा कि 15th सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी BC तक, सिंपल है। तो बस आपको उल्टा लिखना है, आपका 6 पीछे आएगा रैदर देन पहले। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है, क्योंकि उल्टी चल रही है सारी चीज़ें। तो उल्टा उल्टा हो गया तो अब 600 पहले आएगा एंड 1500 बाद में आएगा। बट एक्चुअल में तो गाड़ी यहाँ से आ रही है, राइट, यहाँ से आते आते फिर वहाँ तक पहुँची है। तो पहले आपका क्या क्या आना चाहिए, 1500। बट सिंस द टाइमलाइन जो है वो यहाँ से उल्टा चलेगा, ठीक है, तो आपको इस हिसाब से समझना पड़ेगा, सिंपल है। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर बताओगे, ठीक है। हाँ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, तो मैं कोई भी सेंचुरी पकड़ लूँ। तो से फॉर एग्जांपल अभी वाली सेंचुरी पकड़ लो, 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले 2100 वहाँ पे लिखोगे एंड देयर आफ्टर फिर 2001 यहाँ पे लिखोगे। तो इसका फर्स्ट हाफ मतलब क्या हुआ, 2001 से लेके 50, एंड सेकेंड हाफ मतलब क्या हुआ, 2051 से लेके 2100। तो वैसे भी कोई भी सेंचुरी को अभी आप एट्रीब्यूट कर लो कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी क्या होता है, ठीक है। वैदिक का टाइमलाइन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, सिंपल। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया का टाइमलाइन कैसे होगा, ठीक है। देयर आफ्टर एनसीईआरटी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सबसे पहला कौन सा एनिमल इंसानों ने डोमेस्टिक किया, तो वो डॉग ही है। वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ द डॉग फ्रॉम दी बागोर एंड आदमगढ़। तो ये बागोर एंड आदमगढ़ जो है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, वहाँ से हम लोगों को अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंसेस मिले हैं इन इंडिया। तो डॉग, ओके, यस। तो डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। एंड फिर डॉग के बाद तो बहुत सारे एनिमल है, शिप है, गोट है, देयर आफ्टर इवन कैट है। हम लोगों को एलिफेंट के डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंसेस मिले हैं, कैमल के भी मिले हैं, ओके, यस। ओल्ड एनसीईआरटी इज प्रेफरेबल, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर अगर किए होंगे। देर इज नो अपर लिमिट इन यूपीएससी, देर इज अ लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अगर आपको गाड़ी चालू करनी है आप ओल्ड से करोगे। अगर आपको लगता है कि अब मेरा ओल्ड एनसीईआरटी के ऊपर होल्ड आ चुका है और अगर मुझे अभी और कुछ एक्स्ट्रा करना है तो जाके आप न्यू एनसीईआरटी के ऊपर शिफ्ट करोगे। बट पहले तो आपको ओल्ड ही करना है, बिकॉज ओल्ड का सारा जो डाटा है वो आपको न्यू एनसीईआरटी में मिलेगा। बट न्यू एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ना कि वो काफ़ी क्रिस्प है। तो ओल्ड एनसीईआरटी इज़ लाइक अ होली बुक, जिसमें आपको सब मिलेगा, जिसका कम से कम 40% पोर्शन उन्होंने काट दिया है इन न्यू एनसीईआरटी। एंड अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देखोगे तो यूपीएससी का जो फोकस है वो मैक्सिमम ओल्ड एनसीईआरटी पर है। सो ओल्ड एनसीईआरटी इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं नया करना नहीं है, करना है तो करो, बट अगेन ओके, नया वाला जो एनसीईआरटी है ओके वो बाद में करोगे, पहले ओल्ड वाला करोगे, ठीक है। हम लोग उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ ट्रेंड अमॉन्ग हिस्टोरियन कि कोई भी सिविलाइजेशन का पहला जो साइट डिस्कवर होता है उस साइट से पूरे सिविलाइजेशन का नाम पड़ता है। नाउ हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड
इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके लिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हड़प्पन्स अपने आप को क्या बुलाते थे पता है आपको? हड़प्पन्स अपने आप को मेलुहा बुलाते थे। और ये हम लोगों को कैसे पता चला है? तो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड है, तो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड में हमेशा ये एरिया जो है इंडस वैली वाला, इसको मेलुहा लिखा गया है। तो अगर मेसोपोटामियन लोग इनको मेलुहन बुलाते हैं तो ऑब्वियसली हड़प्पन भी खुद को मेलुहन ही बुलाया करते होंगे, हम उनको हड़प्पा बोलते हैं। ठीक है, ओके, यस, हाँ हाँ, ओके सर, मीडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। व्हाट अबाउट संगम पीरियड? ये जो संगम और छोटे मोटे जो मैंने आपको बीच बीच में जो ड्रॉप किए हैं वो आपके पोस्ट मौर्यन में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो पोस्ट मौर्यन वाला जो पीरियड है, इसमें जब साउथ इंडिया में मैंने छोला चेरा पांड्यास जब बताया, तो छोला चेराज एंड पांड्यास जो है वो संगम पॉलिटी है बेसिकली। नॉर्थ में हम लोग वैदिक लिटरेचर बोलते हैं बिकॉज वेदास की वजह से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है। वैसे ही साउथ में छोला चेराज एंड पांड्यास, इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिली है? तो संगम पीरियड में मिली है। ओके, सिंपल। इट इज फॉर द बिगिनर, मैं आपको इसके लिए सारी चीजें पहले से ही बता रहा हूँ। ठीक है, ना ना ना, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट कंट्रोवर्सी अगेन। ठीक है, सिंपल है, भारतवर्ष कैसा आया है कैसे नहीं आया है। ओके, मैंने इसके लिए एक बार हिंदुइज्म के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लिया था, उसको एक बार आप देखोगे। ठीक है, सिंपल है। ओके, मेलुहा विच इज़ द लार्जेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का राखीगढ़ी। ओके, अभी के लिए राखीगढ़ी है, पहले मोहेंजोदारो हुआ करता होगा। तो आपने अपने बुक ने देखा होगा, तो बुक में आपको मोहेंजोदारो ही मिलेगा, बट करंट अफेयर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, राइट? तो एज पर करंट अफेयर्स द लार्जेस्ट साइट जो है वो राखीगढ़ी है। ओके, यस, सिंपल। ओके, सिंपल। सो विल मूव ऑन देन। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द क्रोनोलॉजी। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, तो ये बताने के पीछे का रीज़न यही था कि ये बेसिक्स जो है, ये बेसिक्स जो है वो आपको हमेशा काम आएंगे इन ऑर्डर टू टैकल द क्वेश्चन। अगर आपको टाइमलाइन का कंसेप्ट अच्छे से पता है कि ग्रेगरियन कैलेंडर क्या है एंड शका कैलेंडर क्या है, वैसे ही अगर आपको सेंचुरी एंड देयर आफ्टर फिर सेंचुरी का वाला कंसेप्ट अगर ठीक से समझ में आ गया कि 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी क्या है, तो भी आप अच्छे खासे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। फिर ये एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न इंडिया एग्जैक्टली नामकरण क्यों पड़ा है, इसके ऊपर भी नाउ वी हैव डिस्कस्ड। ओके, एंड देयर आफ्टर द एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी। तो एग्जैक्ट जो क्रोनोलॉजी जो है हमारी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, देयर आफ्टर चैल्कोलिथिक, दैट इज प्री हिस्ट्री। फिर हमारा प्रोटो हिस्ट्री दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड एक्चुअल हिस्ट्री जो वैदिक एज ऑनवर्ड जो चालू होती है वो। तो प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, एंड देयर आफ्टर द एक्चुअल हिस्ट्री क्या होती है, वो भी अभी हो चुका है। एंड देयर आफ्टर फिर डिफरेंट ईराज, तो महाजनपदा, देयर आफ्टर मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। तो हर एक ईरा में अभी आपको क्या करना है, उनका पॉलिटी कैसा था, सोसाइटी कैसा था एंड इकोनॉमी कैसा था, दैट्स इट। ये तीन चीज़ आपको करनी है। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली एक फोर्थ पैरामीटर इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था। तो अगर आपने ये चार चीज़ अगर ठीक से कर ली हर एक ईरा में, देन ऑब्वियसली आपका एंशिएंट इंडिया एकदम बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट आवर एनडीएवर इज। सो नाउ विल मूव ऑन टू द एक्चुअल आर एस शर्मा। ओके, तो एक्चुअल आर एस शर्मा, उसका जो फर्स्ट चैप्टर जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले 4 चैप्टर है वो तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के बारे में देते हैं, बट हिस्ट्री समझनी है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको हिस्ट्री में हमेशा डाउट आता होगा कि मतलब हिस्ट्री में ऐसी अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह पे क्यों है, राइट? वैसे ही आपको डाउट आता होगा कि ये हिस्टोरियन हमेशा एक दूसरे में लड़ झगड़ते क्यों है। जैसे आपने रिसेंटली अगर करंट अफेयर्स करते हो तो रोमिला थापर को बहुत गालियाँ पड़ी है, उपिंदर सिंह को बहुत गालियाँ पड़ी है। फिर कुछ हिंदू अप्रोच ऑफ हिस्ट्री नाम की कोई तो चीज़ आ रही है, जिसने रिसेंटली कर्नाटका स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा था कि सावरकर जी कबूतर के पंख पे बैठ के उड़ के आते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में क्यों लिखी जा रही है, राइट? वैसे ही फिर औरंगजेब का जो नाम है उसको हिस्ट्री से हटाना है, इसके ऊपर आजकल फोकस है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप बोलोगे हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास देखो टाइम मशीन तो है नहीं पास्ट में जाके आपका पास्ट देखने के लिए। तो पास्ट में लोगों ने कुछ चीज़ें की और उसके कुछ एविडेंसेस हमको मिले हैं, जिसको आप बोलोगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड लिटरेरी एविडेंसेस। अब आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस को जोड़ के हम लोग कोई तो एक वर्जन ऑफ हिस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, हम मतलब हिस्टोरियन। एंड इसी को आप बोलोगे हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी इज नथिंग बट आर्ट ऑफ राइटिंग द हिस्ट्री। तो आप हिस्ट्री कैसे लिखोगे? तो अभी आप सोचिए कि एक कॉलोनियल हिस्टोरियन है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है,
वो इंडिया के बारे में कभी कोई अच्छा लिखेगा क्या? तो भले ही उसको हड़प्पा मिले, मोहनजोदारो मिले या फिर वैदिक मिले, वो उसका रिकंस्ट्रक्शन ऐसे करेगा, ये दिखाने के लिए करेगा कि भाई वेस्ट सुपीरियर है। तो वैसे ही जब कॉलोनियल हिस्टोरियन को पता चला कि भाई हड़प्पा था इनके पास, तो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, तो भाई ये तो रेशियल सुप्रीमेसी के लिए थ्रेट है, तो उन्होंने वो आर्यन इन्वेजन का थियरी लाया कि देखो आर्यंस आए, आर्यंस ने इन्वेड किया और आपकी जो सिविलाइजेशन है उसको तहस महस कर दिया। जैसे अभी हम ब्रिटिशर्स आए हैं और इंडिया के ऊपर राज किया है, तो जैसे आर्यंस वेर हियर फॉर द गुड बिंग ऑफ द इंडियन पीपल, वैसे ही ब्रिटिशर्स आर नाउ हियर फॉर द गुड बिंग ऑफ द पीपल। तो ये होता है हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने का तरीका। तो वैसे ही हिंदू अप्रोच या फिर हिंदू हिस्टोरियन जो होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, इस्लामिक हिस्ट्री को कम दिखाने का कोशिश करेंगे। वैसे ही हमारे पास फिर कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं, तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन क्या करते हैं, हिस्ट्री को इस तरीके से लिखेंगे कि ये प्रेजेंट हो कि पूरे एंशिएंट और मीडिएवल इंडिया में इंडिया सेक्युलर ही था। गॉट इट। और फिर कुछ मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन होते हैं जो हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये रिलीजन कास्ट वगैरह कुछ नहीं है, अमीरों ने सिर्फ गरीबों को लूटा है, और ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में नहीं तो इंडिया में भी हुआ है। तो ये वाले जो तरीके हैं, इसी के ऊपर ये एनसीईआरटी पहले 3-4 चैप्टर में बात कर रहा है, और हमको यही चीज़ सीखनी है, समझनी है, सो दैट कि आपके दिमाग में हमेशा अगर ये डाउट आते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फिलॉसफी है कोई तो पीछे, राइट। और वो फिलॉसफी अभी हम लोगों को समझनी है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है, इट इज़ बेसिकली गिविंग अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो इम्पॉर्टेंस क्या है भाई एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का, हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, राइट। अगर आपको ऐसा सवाल आया तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई क्यों पढ़नी चाहिए। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर इन इंडिया। कल्चर क्या होता है, ओके। तो कल्चर इज बेसिकली आप डेली लाइफ पे जो रहने का, खाने पीने का, मतलब रहन सहन का जो तरीका होता है उसको आप कल्चर बोलोगे। अर्ली मॉर्निंग, राइट, सुबह सुबह जल्दी उठो, सूर्य नमस्कार करो, राइट, फिर सुबह सुबह ही खाना खाना है, और फिर दोपहर को भी थोड़ा खाना खाना है, रात को कम ही खाना खाना है, राइट। हफ्ते में सर्टन डेज में नॉनवेज नहीं खाना है, राइट। देयर आफ्टर आपको बीफ ईटिंग डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ द हिंदू कल्चर। गॉट इट। तो ये जो कॉम्पोनेंट ऑफ द हिंदू कल्चर आप जो बोल रहे हो, ये कल्चर एक्चुअल में इवॉल्व कैसे हुआ, तो हिस्ट्री हम लोगों को यही बताती है कि ये कल्चर जो है वो कॉम्पोजिट कल्चर है, ये कहीं एक बंदे से आया हुआ कल्चर नहीं है, पिछले 2000 साल में इवॉल्व कल्चर है, और ये कल्चर में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर है। और कौन है ये कंट्रीब्यूटर, तो आर्यंस है हमारे पास, देयर आफ्टर इंडो ग्रीक्स है हमारे पास, टर्क्स है। तो जितने भी इंडिया में इन्वेडर है, कौन कौन है इंडिया में इन्वेडर, एंशियंट टाइम में पर्शियंस मतलब मॉडर्न डे ईरान, उन्होंने इन्वेड किया। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीक्स ने इन्वेड किया। फिर इंडो ग्रीक, शकास, कुशानास, पहलवास, फिर हुनास, फिर अरेबियन, देयर आफ्टर टर्क्स। ये इतने सारे इन्वेजन जो इंडिया ने झेले हैं, तो हर एक बंदा जब अपने साथ आता है तो अपने साथ आते आते वो कुछ न कुछ तो अपना कल्चर लेके आता है और इंडिया में छोड़ जाता है। जैसे आप ज्योतिष शास्त्र में यकीन रखते होंगे, सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इंडिया का जो ज्योतिष शास्त्र है वो हम लोगों को ग्रीक लोगों ने दिया है, इंडिया का कोई नहीं उसमें लेना देना। तो ये ग्रीक हिस्टोरियंस जो है उन्होंने सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी की बात इंडिया में की थी, एंड देयर आफ्टर इंडिया में भी हम लोगों को अर्लीस्ट वर्जन जो है ज्योतिष शास्त्र जो मिला है उसको ये लोग होर शास्त्र बुलाया करते थे। तो होर शास्त्र इज नथिंग बट द एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज विच वी हैव डिराइव फ्रॉम द ग्रीक पीपल। तो आज आप जब शादी करोगे तो कुंडली देखोगे ना, तो कुंडली का कंसेप्ट इंडिया में आया ही बाहर से है बेसिकली। तो ये वाले जो कॉम्पोजिट कल्चर के जो एविडेंसेस है विच विल टेल यू कि यस वी आर हिंदूज, वी आर हैविंग अ कल्चर, बट ये कल्चर में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कम्युनिटी दैट इज लिविंग इन इंडिया। Thereafter, फिर second important thing is that it tells us about the interaction. ओके तो इंडिया में अगर आप आज भी देखोगे तो नॉर्थ एंड साउथ ये जो डिवीजन है ये आपको क्लियरली पता चलेगा कि आर्यंस है नॉर्थन में, द्रविडियन लोग हैं साउथन में, एंड दोनों के स्कॉलर लोगों में, ऑर्डिनरी लोगों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो एकदम फालतू चीज़ों के ऊपर झगड़े करते रहते हैं, बट एक स्कॉलरली डिबेट होती है कि आर्यन सिविलाइजेशन क्या था, द्रविडियन सिविलाइजेशन क्या था। इसमें द्रविडियन लोग जो हमेशा क्लेम भी करते कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो ओल्डर सिविलाइजेशन है
और हमारा तमिल लैंग्वेज ओल्डर लैंग्वेज है, सो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू सकम अगेंस्ट द नॉर्थन बेल्ट, जो आज के लिए हिंदी बेल्ट है जिसको आप कंसिडर करोगे। हिंदी लैंग्वेज इंडिया में 17-18 सेंचुरी के बाद में आई है, उसके पहले देयर वाज नो सच लैंग्वेज एज हिंदी, बट आज के लिए तो हिंदी ऑब्वियसली नॉर्थन बेल्ट की प्राइमरी लैंग्वेज है। तो ये जो झगड़े हैं तो ये इंटरैक्शन का एक पार्ट है, और ये इंटरैक्शन से यही बताने की कोशिश की जाती है कि भाई ये जो झगड़े जो है वो एज ओल्ड है, आज के नहीं है, बट विद इन दिस फाइटिंग ओके वी आर लिविंग पीसफुली कोएग्जिस्टेंट इन इंडिया, राइट। तो हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ इंडिया में रह रहे हैं, और ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, और इसको हम लोगों को आगे बरकरार रखना है। वी डू नॉट वांट टू गो टू दैट एक्सटेंट जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ के झगड़े इतने गंदे हो जाए कि इंडिया का कोई ब्रेकेज हो। गॉट इट। तो ये नॉर्थन एंड साउथर्न डिबेट जो है, ऐसा ही एक डिबेट अमेरिका में भी हुआ था, सिविल वॉर जिसे बोला जाता है। अब्राहम लिंकन ने नॉर्थन एंड साउथर्न स्टेट में अल्टीमेटली ही लेड द वॉर एंड अल्टीमेटली ही ब्रॉट द यूनिफिकेशन। तो वैसे ही इंडिया में भी ये जो नॉर्थ एंड साउथ का जो डिवीजन है वो एज ओल्ड डिवीजन है, झगड़े पहले से ही चल रहे हैं, बट झगड़ों का एक लिमिट होता है, वो लिमिट कभी क्रॉस हमें नहीं करनी है। तो इंटरैक्शन एंशियंट टाइम से हो रहा है, इंटरैक्शन जहाँ जहाँ पे होगा कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू हैपन, बट कॉन्फ्लिक्ट का जो है एक पीसफुल रेजोल्यूशन होता है और उसका एक लिमिट होता है। देयर आफ्टर फिर तीसरा रिलीजन, इंडिया इज नॉट अ हिंदू कंट्री, राइट। सो जो इंडिया इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब ये डिबेट हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी तो मेजॉरिटी हिंदू लोग थे, तो उन्होंने इंडिया को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? बिकॉज दे वेर अवेयर ऑफ इंडियाज एंशियंट पास्ट, राइट। और इंडिया का एंशियंट पास्ट टेल्स अस दैट इंडिया वॉज नेवर अ हिंदू कंट्री, इंडिया वॉज ऑलवेज अ कंट्री ऑफ अ कॉम्पोजिट रिलीजन। जैसे एंशियंट टाइम की ही हम लोग अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म हमारे पास बड़े बड़े बुद्धिस्ट राजा भी थे, जैन राजा भी थे, एंड मीडिएवल इंडिया में हमारे पास अगेन बड़े बड़े हिंदू राजा थे एंड बड़े बड़े इस्लामिक राजा भी थे। तो वी कैन नॉट ट्रेस इवन अ सिंगल पीरियड इन आवर हिस्ट्री जहाँ पे यू कैन क्लेम कि भाई इंडिया हिंदू कंट्री था। और अगर हम लोग हमारे हिस्ट्री में कभी ये चीज़ ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, देन वी डू नॉट हैव एनी राइट टू चेंज दैट एस्पेक्ट ऑफ आवर कल्चर। हम लोगों को वही कल्चर जो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है उसको कंटिन्यू रखना है। तो एंशियंट टाइम में हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये तीनों साइड बाय साइड फ्लरिश कर रहे थे, ओके। तो हम लोगों को अभी भी यही कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़ानी है। अदरवाइज क्या होगा, एक रिलीजन का डोमिनेंस बढ़ेगा, कंजर्वेटिज्म आ जाएगा, लिबरलिटी कम हो जाएगी, और अगर कंजर्वेटिज्म बढ़ रहा है देन दैट इज ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक फॉर द सोसाइटी, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें अगेन वो हमें कौन सिखाता है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सिखाती है। तो आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है कि ये इंटरैक्शन कैसे हुआ, रिलीजन के डेवलपमेंट कैसे हुए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कहाँ से आया, ये इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, तो ये सारी चीज़ें। फिर नेम ऑफ द कंट्री, ओके। तो भारतवर्ष, इंडिया को भारतवर्ष बोला जाता है, सिंपल। बट भारतवर्ष जो है वो आधुनिक नाम है, दैट इज 1920th सेंचुरी का नाम है। नाउ एज सच वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोगों को 3 नाम मिलते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोगों को जो 3 टर्म मिले वो एक जाम्बू द्वीप, आर्यवर्त एंड भारतवर्ष। तो जाम्बू द्वीप इज बेसिकली द एशियन कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा, उसमें आर्यवर्त है। तो आर्यवर्त कौन सा है, जो रफली नॉर्थन इंडिया है वो। एंड फिर एक भारतवर्ष का कंसेप्ट हम लोगों को वैदिक एज में मिलता है। ये भारतवर्ष मतलब रफली अभी का अफगानिस्तान, काबुल कंधार वाला एरिया से लेके नीचे कन्याकुमारी, ये है भारतवर्ष का कंसेप्ट। ये सेम भारतवर्ष का कंसेप्ट हम लोगों को लेटर ऑन मिलता है आचार्य चाणक्य के राइटिंग में। तो आचार्य चाणक्य ने भी तो भारतवर्ष का उल्लेख किया था, ओके। एंड आचार्य चाणक्य का कंसेप्ट इज सेम एज दैट ऑफ द वैदिक कंसेप्ट। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली वी कैन से दैट अपार्ट फ्रॉम एम्पेरर अशोका, इंडिया के पूरे हिस्ट्री में देयर इज नॉट इवन अ सिंगल किंग जिसने ये सारी की सारी टेरिटरी कभी कैप्चर की होगी। अशोका इज द ओनली पर्सन जिसने ये पूरा का पूरा भारतवर्ष कैप्चर किया था, ओके। तो यही हिस्ट्री भी हम लोगों को पढ़नी है कि भाई भारतवर्ष का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एक्चुअल में बन क्यों नहीं पाया 2-2.5 हजार सालों तक। बिकॉज ये कंसेप्ट आर्यन का कंसेप्ट था। आर्यंस वेर द ट्राइब विच हैव अराइव्ड इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड। तो मतलब जो इंडिजीनियस लोग थे वो इंडिजीनियस लोग इसको हमेशा काउंटर करते थे, बट अल्टीमेटली अशोका हु हिमसेल्फ कैन ट्रेस देयर ओरिजिन टू द आर्यन, अल्टीमेटली उन्होंने इंडिया को एक बनाया, ओके।
इट वाज अशोका जिसने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का कंसेप्ट इंडिया में पहली बार लाया। अनफॉर्चुनेटली ये बाद में कभी किसी ने फॉलो नहीं किया। तो ये भारतवर्ष वाला जो कंसेप्ट है ये वैदिक एज ऑनवर्ड एंशिएंट इंडिया में कैसे डेवलप हुआ वो भी हम पढ़ेंगे इन द लेक्चर। फिर जियोग्राफी, ओके, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी हम लोगों को मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अफगानिस्तान से लेके कन्याकुमारी तक ये पूरा का पूरा जो है भारतवर्ष का एरिया है। तो भारतवर्ष के जो ये एरियाज है उनकी जो जियोग्राफी है, ओके, वास्ट जियोग्राफिकल स्ट्रेच फ्रॉम हिमालय टू सी was viewed as one, and whoever established their authority over this land were called as Chakravartin. Mauryan Guptas ruled over the large part during the ancient continent. तो unfortunately इंडिया में ऐसे बहुत सारे राजा हैं जो खुद को चक्रवर्ती बुलाते हैं, बट ये जो कंसेप्ट है चक्रवर्ती का, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक रूल करना है, हिमालय से लेके सीज तक। तो ऐसे वाले जो राजा है इंडिया में वो अनफॉर्चुनेटली यू कैन से दैट ओनली एक ही है, दैट इज अशोका। तो अशोका इज बेसिकली द ट्रू चक्रवर्ती, वी कैन से दैट। अपार्ट फ्रॉम अशोका एक दो राजा और है बट उनके ऊपर थोड़े डिस्प्यूट है। फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्ता इज देयर। तो समुद्रगुप्ता ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में लिख के रखा है कि भाई मैंने साउथ इंडिया कैप्चर किया है, बट वो डिस्प्यूटेबल है बिकॉज हम लोगों को एज सच कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिले, तो वो बाद में देखेंगे। बट ये चक्रवर्ती किंग का जो कंसेप्ट है दैट ऑल्सो टेल्स अस कि ड्यूरिंग एंशियंट टाइम पीपल वेर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ भारत रत्न, बट भारतवर्ष बट ये जो भारतवर्ष है ये किसके अंडर आएगा इसके ऊपर हमेशा झगड़े होते थे। तो मगध डायनेस्टी जो है वो बोलती थी कि भारतवर्ष हमारे पास चाहिए। तो वैसे ही और भी तो डायनेस्टीज थी, राइट। तो कौन सी और डायनेस्टीज थी एंशियंट टाइम में, यू कैन क्लियरली नेम फ्यू। सो फॉर एग्जाम्पल कोशाला डायनेस्टी वॉज देयर, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अवंती वॉज देयर, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल गांधारा वॉज देयर। तो हर एक जो किंगडम था बेसिकली उनका वही कहना था कि भाई ये भारतवर्ष हमारे अंडर होना चाहिए। तो दे वेर आइडेंटिफाइंग विद द कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष, बट वो भारतवर्ष को किसके नीचे रखना चाहते थे, अपने राज के नीचे रखना चाहते थे। एंड दैट्स व्हाई यू कैन क्लियरली सी इवन व्हेन पहले मौर्यंस एंड देयर आफ्टर गुप्ता, जो दोनों मगध के ही राजा थे, इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर या फिर मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर कब्जा जरूर कर लिया, बट दे नेवर नेम देयर किंगडम एज भारतवर्ष। वो अपने टेरिटरी को मगधन टेरिटरी या फिर गुप्ता टेरिटरी ही बुलाते थे। गॉट इट। तो कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष वाज देयर, बट दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म या फिर पैट्रियोटिज्म कि भारतवर्ष सबसे बड़ा है, ये नहीं था। ओके, दे वांटेड देयर राज ओवर द भारतवर्ष, मतलब भारतवर्ष का कंसेप्ट कहीं ना कहीं पे तो उनके लिए छोटा था। तो ये वाला इवोल्यूशन भी पढ़ेंगे। देयर आफ्टर रोल ऑफ फॉरेनर, ओके, एज अ ले पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन, आपको लगता होगा कि भाई फॉरेनर का मतलब सिर्फ इस्लामिक इन्वेडर है, तो भाई ऐसा नहीं है। इन्वेजन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर हिस्ट्री। आर्यन इन्वेजन वॉज देयर, पर्शियन इन्वेजन वॉज देयर, ग्रीक इन्वेजन दैट इज अलेक्जेंडर इन्वेजन वॉज देयर, फिर उसके बाद में इंडो ग्रीक, शकास, पल्लवास, कुशानाज, हुनाज। तो एंशियंट टाइम से ही इंडिया के ऊपर एन नंबर ऑफ इन्वेजन इज देयर। एंड ये जो फॉरेनर्स जो है, ओके, वो जब इंडिया पे इन्वेड करते थे तो इंडिया के बारे में बाहर भी इंफॉर्मेशन फैल जाती थी, एंड इन दैट कैपेसिटी फिर बाहर के भी बहुत सारे लोग इंडिया में विजिट करने आते थे। एंड इन दैट कैपेसिटी, ओके, हमारे पास बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के नाम तो आपको पता भी होंगे। जैसे अगर ग्रीक ट्रैवलर की बात करें तो मेगास्थनीस इज देयर, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। चाइनीज ट्रैवलर्स की बात करें तो ह्यून सैंग फाहिन इज देयर, फाहिन गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे आया था। देयर आफ्टर ह्यून सैंग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। तो इन लोगों ने इंडिया के बारे में बहुत कुछ चीज़ें लिख के रखी थी। वैसे ही कुछ अरेबिक ट्रैवलर भी थे, ओके, जिसमें सुलेमान का नाम सबसे ज़्यादा आता है। सुलेमान इज़ देयर, अल मसूदी इज़ देयर। तो इन लोगों ने भी इंडिया के बारे में लिख के रखा था। एंड अल्टीमेटली इट वाज अरेबियन ट्रैवलर देमसेल्फ जो इंडिया को हिंद कह के बुलाते थे। ये हिंद के पीछे भी एक स्टोरी है। ये स्टोरी क्या है कि एंशियंट टाइम में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ओके वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉटन प्रोवाइड करने का काम करती थी। एंड देयर आफ्टर गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम जो है, तो गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम में आर्यभट्ट ने न्यूमेरिकल सिस्टम डेवलप की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो न्यूमेरिकल सिस्टम ये आर्यभट्ट ने डेवलप की, तो ये भी सिस्टम हमने अरेबिक लोगों को दी। तो अरेबिक लोग पहले कॉटन को ओके हमेशा एंड देयर आफ्टर फिर
इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, इन दोनों को ये लोग क्या बोलते थे, तो हिंदसा बुलाते थे। हिंदसा मतलब सिंध से आई हुई चीज़। बट ये सिंध से आई हुई चीज़ का मतलब क्या हुआ, तो सिंध का मतलब हुआ हिंद। क्यों? बिकॉज अरेबिक प्रोनाउंसिएशन में उस टाइम में, एंशियंट टाइम में, स कभी बोला नहीं जाता था। स को हमेशा ये लोग क्या करते थे, ह करते थे। गॉट इट? तो स का ह हो गया तो सिंधु का हो गया हिंदू। एंड दैट्स वाई सिंधु में जो लोग रह रहे हैं उनके कल्चर का एंड रिलीजन का भी नाम पड़ गया हिंदू। तो ये जो अल्टीमेटली इंडिया का जो दूसरा नाम है दैट इज हिंदुस्तान, वो भी हम लोगों को अरेबिक ट्रैवलर से ही मिला है। तो रोल ऑफ फॉरेनर इज ऑल्सो क्वाइट ह्यूज एज फार एज द डेवलपमेंट ऑफ आवर एंशियंट पास्ट एंड कल्चर इज कंसर्न। एंड देयर आफ्टर फिर लैंग्वेज। तो आज हम लोग सब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल माय मदर टंग इज मराठी, योर मदर टंग माइट बी हिंदी, सम अदर पर्सन माइट बी देयर जिसका मदर टंग होगा तमिल। तो इतनी सारी मल्टीपल लैंग्वेज जो वो इंडिया में आई कहाँ से? एक ज़माने में तो हमारे पास सिर्फ प्राकृत, पाली एंड संस्कृत यही लैंग्वेज हुआ करती थी। तो डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज जो है इंडिया में जो आज आपका और हमारे पास है, एंड विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ग्यूमेंटेटिव फैक्टर, मतलब जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा झगड़े भी आज इंडिया में होते हैं, तो वो वाली जो चीज़ है वो भी कैसे इवॉल्व हुई। एंड अल्टीमेटली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी लैंग्वेज का एक ही मूल है। तो भले ही आपका और मेरा लैंग्वेज सेम होगा, बट समवेयर डाउन द लाइन वी कैन ट्रेस इट ईदर टू द प्राकृत और टू द पाली और टू द संस्कृत। तो हमारे एंसेस्टर सेम है, भले ही हमारी आज की लैंग्वेज डिफरेंट रहेगी, तो भी झगड़े करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली ऑल दिस फैक्टर्स जो है वो हम लोगों को कहाँ से पता चलते हैं, दैट वी गेट टू नो फ्रॉम द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री दैट इज एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ समझ में आएगी दैट वॉट एवर दैट वी आर टुडे इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर जो एंशियंट पीरियड से अब तक डेवलप होते हुए आ रहा है। एंड दैट्स वाई यू शैल ऑलवेज स्टडी हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे देन योर थिंकिंग विल बी स्क्यूड कि भाई हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, अखंड भारत ही होना चाहिए। ओके, ऑब्वियसली बोलने के लिए, कहने के लिए चीज़ें अच्छी है, बट होंगी क्या? एब्सोल्युटली नहीं होंगी। और ये क्यों नहीं होंगी? बिकॉज हमारी हिस्ट्री हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें इस बारे में बताती है। तो देयर आर सर्टेन आइडियाज़ जिसको आपको थोड़ा सा दूर ही रखना है, एक्सट्रीमिटी आपके अंदर जो है उसको आपको दूर रखना है, और आपको ये प्रोसेसेस को समझना है कि एग्जैक्टली इंडिया जो आज है वो क्यों है और वो कैसा बना है। एंड दैट इज व्हाट आवर एंटायर पास्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली यू कैन से दैट कि इंडिया के जो एपिक है, ओके, बेसिकली यू कैन क्लियरली कंसिडर रामायणा एंड महाभारता। तो ये जो रामायणा एंड महाभारता जो है, ओके, वो कैसे डेवलप हुआ? देयर आफ्टर इंडिया में वर्ण सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम दैट इज जाति सिस्टम, ये कैसे डेवलप हुई? एंड देयर आफ्टर रिलीवेंस ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट, मतलब पास्ट की बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम लोगों को हेल्प करेंगी। तो बेसिकली ऑल दिस एस्पेक्ट जो है फ्रॉम द हिस्ट्री इज समथिंग दैट वी कैन गेट टू नो। एंड जब आप ये समझोगे तभी आपको अल्टीमेटली पता चलेगा कि एक कॉम्पोजिट कल्चर डेवलप हुआ है, और एक कॉम्पोजिट कल्चर दैट इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मोनियस वे इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो आर एस शर्मा का जो फर्स्ट चैप्टर है इज टेलिंग अस ऑल दिस थिंग्स ओनली, और यही है 2-3 पेजेस वाला ही चैप्टर है बेसिकली। सो दैट विल बी इट देन। ओके, सो आई होप मतलब इट इज़ क्वाइट क्लियर कि हिस्ट्री आपको क्यों पढ़नी चाहिए। That is the basic crux of the first chapter. So in this chapter guys what we have seen is starting from the basic aspect कि exactly ये timeline century क्या है से लेके ancient medieval modern क्या है, फिर exact ancient history की timeline क्या है, and thereafter की importance क्या है, ancient history आपको क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि आपको बहुत सारे अभी के जो आपके जो question हैं उसके answers आपको मिले। तो this is something from my side। अल्टीमेटली वही है कि अगर आपको ये वाला जो कंटेंट है वो चाहिए देन यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल टेलीग्राम में CSA विद साइनिल नागरे। आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि लेक्चर के पहले ही आई एम गोइंग टू अपलोड बोथ द कंटेंट दैट इज वो PDF भी एंड ये भी। ओके, तो टुवर्ड्स द एंड गाइस थोड़ा बहुत प्रमोशन तो बनता ही है, राइट? सो एट स्टडी IQ वी ऑलवेज बिलीव इन अफोर्डेबल एजुकेशन। तो आप सबको तो पता ही होगा कि ऑफलाइन मार्केट जो है, ओके, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव वन। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाया था इसके ऊपर कि डिस्पाइट स्कोरिंग 300+ इन हिस्ट्री ऑप्शनल वाई आई फेल। यार टाइम बहुत वेस्ट हुआ। ओके, बहुत प्लेन एंड सिंपल चीज़ है कि पहले 2 से 3 अटेम्प्ट जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन में समझने में ही चले गए।
तो भले ही मैंने बाद में जाके 2 इंटरव्यूज़ दिए बट अल्टीमेटली उसका फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज क्रूशल टाइम पीरियड जो होता है वो इनिशियल फेस ही होता है। अगर आपका फाउंडेशन वीक रहेगा तो वो नॉलेज लेके ना कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो। तो वो 2013 में आई हैड गिवन IB ACIO वाला इंटरव्यू, एंड एट दैट टाइम तो मैं बहुत छोटा था, आई विल नॉट टेल यू द एज, बट आई वॉज वेरी यंग एज एट दैट टाइम। तो दिल्ली कभी आया नहीं था मैं 2013 के पहले, मुंबई में था, एंड मुंबई में एग्ज़ाम वगैरह हो गई, इंटरव्यू का कॉल है, उठ के चला आया। तो इंटरव्यू पैनल में मेरे सामने जो बैठे थे वो नॉर्थ इंडियन थे एब्सोल्युटली, एंड आई वाज फ्रॉम द यंग किड महाराष्ट्र का। तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे वही पूछा कि भाई ये शिवसेना और MNS जो लोकल लेवल पे कर रहा है वो सही है कि नहीं। ओके, एंड आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री मच बैक देन कि भैया मतलब क्या आंसर दूँ क्या नहीं। तो आंसर दैट आई गेव एंडेड आउट टू बी इन सपोर्ट ऑफ MNS एंड शिवसेना, कि सर जो हो रहा है वो लोकल के बेनिफिट के लिए हो रहा है, बट इन द प्रोसेस आई अंडरमाइन द कंसेप्ट ऑफ द यूनिटी, आई अंडरमाइन द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई ऑल्सो अंडरमाइन द कंसेप्ट ऑफ द एंटायर इंडिया इटसेल्फ, राइट। सो यूनिटी वाला कंसेप्ट ही मिस आउट हो गया। तो ये जो एक्सट्रीम वर्जन ऑफ ओपिनियन होते हैं ना वो हर एक कैंडिडेट में होते हैं इन द इनिशियल फेज, और अगर वो आपको अपने से निकालना है ना तो आपको एक फाउंडेशन हमेशा ठीक से करना ही पड़ता है। तो वो फाउंडेशन आपका परफेक्ट कब होगा, जब आप एक कोई तो अच्छा फाउंडेशन कोर्स करोगे, विच अनफॉर्चुनेटली आई नेवर डिड। आई हैड टू पे फॉर एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स, माई फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स, कि मुझे सब चीज़ें फिर खुद समझने में ही चली गई कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो वैल्यू सिस्टम एक सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट में होती है वो कैसी डेवलप करनी है। तो इसके लिए आपको मेंटर लगेगा, उसके लिए आपको नॉलेज लगेगा, उसके लिए आपको एक कॉन्स्टेंट सपोर्ट लगेगा। ये सारी चीज़ें जो है ओके, दोज आर द थिंग्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू इन आवर GS फाउंडेशन कोर्स। तो अब 2023 दैट इज़ नेक्स्ट ईयर वाला जो बैच है हमारा वो तो अभी क्लोज हो चुका है, बट दिस इज समथिंग फॉर 2024। सो वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच इफ़ यू आर ए यंग कैंडिडेट एस्पायरेंट ऑफ द UPSC सिविल सर्विसेज, एंड अगर आपको आपका फाउंडेशन अच्छा करना है और वो गलतियां टालनी है जो मैंने की थी, तो आपको ये वाला फाउंडेशन बैच ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड वी आर प्रोवाइडिंग इट एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ़ यू यूज़ माई कोड दैट इज़ SN Live। वी विल बी स्टार्टिंग ऑन 14th of November, ठीक है। आई विल बी टेकिंग सर्टन लेक्चर्स ऑफ हिस्ट्री इन दिस बैच ऑल्सो। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री इन मोर डिटेल, इन मोर डेप्थ एंड मोर अंडरस्टैंडिंग वे, मेरे से डायरेक्ट कन्वर्सेशन या फिर गाइडेंस चाहिए आपको, तो फील फ्री टू जॉइन दिस बैच एंड डेफिनेटली ओके यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस examination. So this is something related to the batch of GS Foundation that we are launching. तो that will be it from my side guys. Okay, आज के लिए फर्स्ट चैप्टर था, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा खींचा, 1.5 घंटा खींचा, इट वॉज एक्सपेक्टेड, बट कल से आई ट्राई टू रिस्ट्रेन इट टू द 30 to 40 मिनट। चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे, डेली बेसिस पे मैं एक ही चैप्टर लूँगा। लेक्चर विल बी लाइव, बट कुछ कुछ लेक्चर जो है वो आपके प्रीमियर भी होंगे, दैट इज़ नॉन लाइव मोड में भी चलेंगे। आई लेट यू नो कि कौन सा वीडियो जो है वो नॉन लाइव मोड में, दैट इज़ प्रीमियर मोड में है। सो आई टेक योर डाउट्स, इफ़ यू आर फाइनली हैविंग एनी डाउट तो अब जस्ट शूट इट अवे, ठीक है, जस्ट शूट इट अवे एनी डाउट दैट यू आर हैविंग, ठीक है, सिंपल। भाई 5 मिलियन ओल्ड मत बोलो, ओके। लोन सर पता नहीं आपका नाम क्या है, बट 5 मिलियन नहीं है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो अगर आप 5 मिलियन बोलोगे तो 50 लाख, यार 50 लाख साल पहले तो इंसान क्या कर रहा था वो भी हमको नहीं पता। 20 लाख साल पहले मतलब 2 मिलियन ईयर्स के आगे तो हम लोगों को चीज़ें पता चली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो हम लोगों ने अभी मैंने आपको बताया था, राइट, वो कहाँ पर है, तो हार्डली 3000 साल पहले, ओके। यू कैन कंसिडर अब 2100 मतलब 2000 AD चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो आज से रफली यू कैन कंसिडर कि 4000 साल पहले से लेके 3500 साल पहले तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, सिंपल। यस, ओके। तो वो जो कैसे कोलैबोरेट करना है वो लेक्चर में देखेंगे, हम लोग तो जाएंगे अब तो हर एक लेक्चर में हर दिन हम लोगों को मिलना है, देन वी कैन डेफिनेटली गो, सो डोंट वरी, ठीक है। यस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। यार इसके बारे में ना इन लोगों ने लिख के नहीं रखा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ उन्होंने जैनिज्म अपनाया था। अशोका ने भी, ओके, आफ्टर 10 to 12 ईयर्स आफ्टर ही बिकेम द किंग, मतलब कलिंगा वॉर के बाद में ही उन्होंने जो है बुद्धिज्म अपनाया था।
तो दे नेवर स्टेटेड कि इसके पहले उनका रिलीजन क्या था। तो आप मानना है तो मान सकते हो कि दे माइट बी द वैदिक रिलीजन पर्सन, मतलब हिंदू हो सकता है, बट कोई एविडेंसेस हम लोगों को इसका नहीं मिला है। ओके यस, ठीक है। लिंगुआ फ्रैंका मतलब ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ द पीपल, तो मतलब एक सिंगल लैंग्वेज जो आप सारे लोगों को बाइंड करेगी, इसको आप बोलोगे लिंगुआ फ्रैंका, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज। जैसे इंडिया में अभी डिबेट चल रहा है कि इंडिया का लिंगुआ फ्रैंका क्या होना चाहिए, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो नॉर्थन बेल्ट में आपको हमेशा डिबेट मिलेंगी कि हिंदी ही होनी चाहिए। साउथर्न बेल्ट वाले जो है दे नो कि उनका लैंग्वेज पूरे इंडिया में चलेगा नहीं, तो दे यूजुअली दे आर मोर फेवरेबल टुवर्ड्स द इंग्लिश। तो लिंगुआ फ्रैंका मतलब जो कॉमन लैंग्वेज जो पूरे कंट्री में सबको आनी चाहिए। ओके यस। स्काइथियंस मतलब शका, तो शका इंडियन नाम है, उनका जो एक्चुअल नाम है ट्राइब का वो स्काइथियन है। वैसे ही कुशानाज आपने सुना होगा, तो कुशाना इनका इंडियन नाम है, इनका एक्चुअल नाम है वो येउची है। तो येउची ट्राइब्स आर बेसिकली फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। इंडिया में आने के बाद उन्होंने कुशानाज जो नाम है वो अडॉप्ट किया था। ठीक है, सारों के लिए यूजफुल रहेगा ये, एंशियंट हिस्ट्री है, सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू कवर इन डेप्थ। तो सारे, कोई भी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या फिर इवन आप एसएससी सीजीएल या फिर सीडीएस भी देना चाह रहे हो, तो इट विल बी यूजफुल बिकॉज दिस इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रीलिम्स मोर। एंड फिर आपको जो मैंने दूसरे टाइप के नोट जो प्रोवाइड किए हैं, ओके कहाँ गए, एक मिनट, ये वाले जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ओके ये जो दूसरे टाइप के, इसमें आपको ये जो कीवर्ड दिख रहा है, ओके तो ये जो कीवर्ड्स वाला जो फॉर्मेट है वो आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो सारे एग्जाम बीट प्रीलिम्स या फिर मेंस सब में आपको ये हेल्प देगा। ठीक है, यस रोज होगा शाम को 7 o'clock आई विल बी कमिंग, ओके लाइव, डोंट वरी, ओके इट विल हैपन एवरी डे, डोंट वरी। ठीक है, चलो देन, थैंक यू सो मच गाइज, नो मोर डाउट्स आर देयर, सो वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, आपको ये दोनों टाइप के जो नोट्स है, एक ये और पीपीटी, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आई एम अगेन शोइंग इट टू यू, जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है उसका लिंक जो है, लिंक तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट जस्ट सर्च फॉर इट CSE विद साइनिल नागरे एंड यू विल गेट इट। तो आपको एक कंटेंट भी मिल जाएगा ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको आसानी होगी। ठीक है, यस एब्सोल्युटली, कश्मीर वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ भारतवर्ष है यार। ठीक है, 7 o'clock एवरी डे। ठीक है, पेड नहीं है, ओपन है, फ्री है, कोई पेड नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, इट विल बी ओपन लाइव सेशन एवरी डे, कोई पेड नहीं है ये। ओके सिंपल, ठीक है, ओके यस मैंने पहले ही बताया सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके सिंपल, सो आई होप दैट विल बी इट देन। ओके सो विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर देन गाइज। ठीक है, हाँ अभिषेक पेड सब्सक्रिप्शन के आगे भी कुछ लिखोगे, राइट? कुछ लिखोगे कि नहीं पेड सब्सक्रिप्शन के आगे, राइट? कहाँ पे गया, हाँ तो पेड सब्सक्रिप्शन के आगे कुछ लिखोगे तो मैं कुछ आपको दे पाऊँ आंसर। ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द डाउट्स तो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, यस आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ओके एनीथिंग, चलो कोई डाउट नहीं है, सो आई विल बी वेटिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, कर देना अपने। ओके विल मीट टुमारो 7 o'clock, थैंक यू गाइज। ओके।